वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। और दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। 3 जून का एग्ज़ाम आपका 17 अगस्त से स्टार्ट है। तो उसी संदर्भ में मैंने आपसे बोला था कि आपको साइंस में कवर कराऊंगा, और ऐसे वैसे कवर नहीं कराऊंगा। मैं पूरा एनसीईआरटी के थ्रू और प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज़ हैं और जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, जिससे आप पूरे 25 में से 25 मार्क्स आप ला पाएँ। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिए 20 एमसीक्यूज़ करा दिए और फिर आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। 20 एमसीक्यूज़ में 25 एमसीक्यूज़ में आपका 1 घंटा बर्बाद कर दिया। आना जाना कुछ है नहीं है। क्लास को पढ़ो, डीपली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मुझे इतनी अच्छे से इसकी सेटिंग करनी नहीं आती है। और दोस्तों, मैं आपको पूरा एनसीईआरटी के थ्रू बताऊंगा, नोट्स के थ्रू बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैं आपको लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, नहीं। मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। जो चीज़ आपको आईएमपी लगेगी, मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। और जल्दी ही मैं ये मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल नोट्स टाइप आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे और ट्रिक्स वगैरह होंगी, वो मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको पूरे 25 में से 25 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी मेहनत करी है मैंने इस वीडियो के लिए, आप लोगों के लिए। तो आज की जो क्लास है, इसमें हम क्लास 9th की, जो क्लास 9th है हमारी, क्लास 9th की साइंस है ना। साइंस में भी जो आपका फिजिक्स है ना, क्लास 9th की साइंस में जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम 5 चैप्टर कवर करेंगे। और वो 5 चैप्टर अपने हैं। एक तो आपका है गति, जो आपको देख पा रहे हैं, गति। दूसरा जो चैप्टर है आपका बल एवं गति के नियम, बल एवं जो आपके गति के नियम हैं। और तीसरा जो आपका चैप्टर इसमें होने वाला है, वो चैप्टर आपका होगा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और आप चिंता मत कीजिएगा, जो भी आप इंग्लिश मीडियम से भी अगर आप हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको जो वर्ड्स हैं वो थोड़े इंग्लिश में भी बता दूंगा, है ना। 5वां जो आपका चैप्टर होगा वो होगा वर्क एंड एनर्जी, यानी कि कार्य एवं ऊर्जा, ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा। और इन्हीं जो चैप्टर्स होते हैं ना, इन्हीं से सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। बाकी क्लास 10th का जो होगा वो अगली 1-2 घंटे की वीडियो अपन बना देंगे, है ना। एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। तो अभी हम ये 5 चैप्टर जो कि क्लास 9th के हैं, इनको हम कवर करेंगे। आप लोग देखो, मैं आप लोगों के लिए ये प्रीमियर में ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग इसे देखो ना, है ना। लाइव इसीलिए नहीं लाया कि लाइव में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो अभी मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको औरों के जैसे, ये जो एक पेज है ना, इसी में सब कुछ लिखा है, जितना चैप्टर का मटेरियल है सब यहीं पे 3 समीकरण में सीमित है। मैं चाहूँ तो आपको यहीं से बता दूँ कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, पर ऐसा नहीं। मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, जो आईएमपी चीज़ें होंगी वो भी बताऊंगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है गति। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि गति क्या है। कोई भी चीज़ जब मोशन करती है, एक किसी पॉइंट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन बदलती है ना, तो उसे हम कहते हैं गति कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो वो गतिज अवस्था में हो सकता है। ये सही से चल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। 1 मिनट रुको, है ना, मैं इसको, है ना, 1 मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। देखो, कोई भी पदार्थ होता है, उसकी 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो विश्राम अवस्था हो सकती है, एक गतिज अवस्था हो सकती है। गतिज अवस्था भी 2 तरीके से होगी, क्योंकि हम गति पढ़ रहे हैं। तो एक हो सकती है एक समान गति, एक हो सकती है असमान गति, है ना। एक समान गति मतलब अगर कोई चीज़ 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से वो कंटिन्यू करेगी। असमान गति मतलब कभी उसकी 60 की स्पीड है, कभी 70 की स्पीड है, तो ये असमान गति होगी। तो असमान गति जब भी आती है तो 2 चीज़ें हमारी वहाँ पे जुड़ जाती हैं। असमान गति जब भी आएगी तो 2 चीज़ें वहाँ पे जुड़ेंगी। एक तो जुड़ेगा हमारा क्या, त्वरण, और एक होगा मंदन। त्वरण को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, मंदन को बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि जब हमारी समय के साथ जो है गति वो क्या करे, बढ़े, है ना। और ठीक है, और मंदन क्या होगा, जब हमारी समय के साथ क्या हो, हमारी गति क्या हो, धीमी हो जाए, तो ये मंदन होगा। अब त्वरण में क्या होगा, त्वरण भी 2 तरीके के होंगे। क्या होगा, एक तो होगा समान त्वरण, अभी हम अंदर डीपली भी पढ़ेंगे। समान त्वरण मतलब कि अगर 1 सेकंड में
कोई किसी जो व्हीकल है, मान के चलो कोई कार चला रहा है, तो 1 सेकंड में अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहा है ना, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहा है हर एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में 4 किलोमीटर हो गया, तीसरे में 6 हो गया, मतलब हर एक सेकंड में वो 2 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये हो गया समान त्वरण। असमान त्वरण क्या हो गया कि भाई उसने पहले सेकंड तो 2 की बढ़ा ली, तीसरे सेकंड 1 ही किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई, है ना, और तीसरे सेकंड में उसने 3 की बढ़ा दी। मतलब इस तरीके से जो त्वरण होगा वो असमान त्वरण होगा। ठीक है, सेम टू सेम यही मंदी में जो आपका मंदन होगा उसमें आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर अपन आते हैं, थोड़ा सा नीचे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी अपन चैप्टर का, कि गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं दोस्तों, इनको अपन ना बिल्कुल भी इनको अपन को इग्नोर नहीं करना है और इनको ड्राइव भी नहीं करना है। इनको आप लोग सीधा सीधा याद करेंगे कि प्रथम समीकरण जो होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पर v होती है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, t होता है समय। दूसरा समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर s क्या है, s विस्थापन है, ठीक है ना, u प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ a मतलब त्वरण और ये t मतलब टाइम। यहाँ भी वही है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको आपको याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इनको अपन डिराइव नहीं करने वाले हैं, इनको अपन को करना है। जो मैंने अभी आपको बता दिया कि विश्राम अवस्था क्या कहलाएगी, ठीक है, गतिज अवस्था क्या कहलाएगी, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी अपन को 3 तरीके से गति हो सकती है। एक होती है घूर्णन गति, मतलब कि गोल 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 कोई चीज़ घूमे। एक होती है रेखीय गति, जो बिल्कुल एक रेखा में हो जाए। और एक होता है कंपन गति, जो कि दोलन पथ में हो, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से होती है। तो ये 3 तरीके की गति होती हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक आता है, जिससे एक क्वेश्चन आता है, वो आता है सदिश और अदिश राशियों में। तो जो सदिश राशि होंगी और अदिश राशि होंगी वो क्या होंगी, और इनके कुछ एग्जाम्पल और उनको याद करने की ट्रिक हम समझते हैं, तो एक नंबर हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी राशि जिसका मोल यानी कि होता है परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड, और दिशा यानी कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, तो वो क्या कहलाएगी, सॉरी अदिश बोला है ना, तो जिसमें परिमाण हो और दिशा ना हो, मतलब कि जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन दिशा ना हो, तो वो है क्या कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। तो देखो मैं आपको कुछ अदिश राशि बता देता हूँ है ना, तो कुछ अदिश राशियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। समय, कार्य, ऊर्जा। देखो सीधा सीधा याद करना आप लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद करना, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। समय, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, है ना, या फिर इसको कार्य, ऊर्जा, समय, ऐसा करके आप लोग याद कर लो पहली लाइन। फिर होता है ताप, दाब और द्रव्यमान। ताप, दाब, द्रव्यमान, इन 3 को एक लाइन में याद कर लो, है ना। और अगला आप याद कर लो आयतन और विद्युत धारा। क्या, आयतन और विद्युत धारा, ठीक है। इन चीज़ों को 8 ये नाम आपको याद रखना है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, CPMT ETV। CPMT ETV ये इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं इसको ज़्यादातर, है ना। CPMT मतलब होता है कंबाइंड या फिर कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट, इसका ऐड आया है ETV पर, है ना। तो ऐसे करके याद कर लेते हैं, यानी कि C4 करंट, P4 प्रेशर, है ना, M4 आपका मास हो जाता है, मास मतलब द्रव्यमान, T4 हो जाता है आपका टाइम, E4 हो जाता है आपका ये विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, फिर T4 आपका टेम्परेचर हो जाता है, और V4 आपका हो जाता है आपकी वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो। बाकी सिंपली मैं आपको यही बोल रहा हूँ, तो कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, दाब, द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, ऐसे करके आप लोग याद कर लोगे तो ये आपका हो जाएगी। ये अदिश राशि हैं, इनमें से आपको 4 राशियां दे देगा, एक पूछ लेगा कौन सी अदिश है या कौन सी सदिश है। इसी तरीके से जो सदिश राशियां होंगी उनमें आपका जो आपका मोल ये बोल रहे हैं, इसको अपन ना क्या बोलेंगे, परिमाण, है ना, सिंपल भाषा में परिमाण बोलते हैं। परिमाण प्लस दिशा यानी कि डायरेक्शन, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, इसमें आपके जो होते हैं उसको भी याद करने की मैं आपको कुछ यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, याद करने के लिए मैं आपको इसके वाले मैं आपको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आपको ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, है ना। तो सदिश के जो मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख रहा हूँ, ये सदिश राशि वाले, इसको याद करोगे आप, बल, वजन, विस्थापन, है ना। बल
इसकी भी एक ट्रिक होती है वैसे, बल वजन, वजन मतलब वेट है ना, बल वजन विस्थापन, बल वजन विस्थापन, वेग संवेग त्वरण, वेग संवेग त्वरण, है ना। ये जो आपकी राशियां होती है ना, बल विस्थापन वेग त्वरण, अपन इसको बोल सकते हैं बल विस्थापन वेग त्वरण, या फिर बल वजन विस्थापन संवेग त्वरण। देखो जिसमें भी ये वाह 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 आता है ना, जनरली वो क्या होती हैं, सदिश होती हैं। बाकी आप लोग इन 6 राशियों को याद कर लेना, ठीक है। ये आपकी क्या होंगी, सदिश राशियां होंगी, अदिश राशियां। वैसे आप लोग बोलोगे कि सर बात तो इसमें दाब में भी आता है, द्रव्यमान में भी आता है, विद्युत धारा में भी आता है ना। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये याद कर लेना, यहाँ से इसको CPMT से कर लेना और इसको बल विस्थापन वेग त्वरण करके कर लेना, है ना। और ये यहाँ पर ये वजन भी इसका ऐड करना है। तो सदिश और अदिश राशियाँ आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दोस्तों देखो, मैं क्या है ना, अभी थोड़ा सा आपको पढ़ा लेने दो डीपली। देखो विस्थापन और दूरी में कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर है कि आपकी जो आपकी दूरी होगी, दूरी एक क्या होगी, अदिश राशि होगी, है ना। दूरी देखो कहीं भी कुछ भी हो सकती है, और विस्थापन आपका एक क्या होगा, सदिश राशि होगी। देखो कैसे, जैसे मुझे ए से घर ए के घर से बी तक जाना है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से ऐसे करके कहीं भी घूम घाम के, है ना, ऐसे घूम घाम के ऐसे पहुँच गया, है ना। तो ये जो मैंने जो चली है ना, ये कर्व ये पाथ है, ये क्या है, दूरी है। और विस्थापन हमेशा होता है बिल्कुल न्यूनतम दूरी। एक होती है दूरी, एक होती है न्यूनतम दूरी। जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे ये ए है ये बी है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये है। तो ये हो गया आपका विस्थापन। और ये देखो ये घूम घाम के कहीं से भी जा रहा है ना, मतलब कि जो वास्तविक पाथ जो चला है वो क्या है, आपका विस्थापन है। जैसे कि अभी हम इसको 2-3 चीज़ों से समझ सकते हैं, आपको ये यहाँ पे पढ़ लोगे। जैसे कि एक कर्व है, मैं एक राउंड जा रहा हूँ, मैंने मतलब कि एक ग्राउंड का 400 मीटर का चक्कर लगा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहीं पे वापस आ गया हूँ घूम के, ए से स्टार्ट किया, ए पे ही आ गया। तो मैंने मतलब दूरी तो मैंने कवर करी है, लेकिन मेरा जो विस्थापन हुआ ना, विस्थापन मतलब मेरा 0 हो गया। यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, और वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, 2πr होगी, क्योंकि ये कर्व का कितना होता है, 2πr होता है। इसकी परिधि कितनी होती है, 2πr होती है ना। गोले की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, तो समझ में आ गया है आपको, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, बाकी मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो विस्थापन हमेशा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल, मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम, है ना। इनिशियल और फाइनल के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो क्या होगी, आपकी विस्थापन होगी। जैसे मैं यहाँ से चला और यहीं पे खत्म हो गया, तो अब इनिशियल फाइनल एक ही पॉइंट है, तो इनके बीच में कोई दूरी नहीं होगी, तो मतलब विस्थापन 0 हो गया। और दूरी और विस्थापन में यही अंतर है यहाँ भी, है ना। तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि कुछ भी चले आप धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, यहाँ पर आपका ये एक डायग्रामेटिक आपको समझाया है कि ए से बी तक अगर वो जा रहा है तो विस्थापन तो आपका ये हुआ, है ना, मतलब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, और दूरी आपकी क्या है, ये है। ठीक है, चलो अभी आपको एक समान गति और असमान गति में अंतर बता देते हैं। तो एक समान गति क्या होती है, मैंने आपको बताया कि समय के साथ समय के साथ उसमें क्या हो, उसका विस्थापन हो रहा है बिल्कुल बराबर होता रहे, है ना। मतलब कि अगर मैं 10 सेकंड में 20 मीटर चला, तो 20 सेकंड में मैं 40 मीटर ही चलूंगा। यही क्या है, एक समान गति है। तो देखो जैसे कि मैंने ये बिल्कुल ऐसी एक सीधी सीधी लाइन आपकी आएगी, और ये ग्राफ आपके आते हैं ग्रुप डी में, ठीक है ना। तो ग्राफ को जरूर अपन को ध्यान से पढ़ना है। अब कई लोगों का तो बोल रहे होंगे कि सर मतलब इतना डीपली पढ़ा रहे हैं, तो भाई इतना डीपली 25 नंबर है ना, मजाक वाला खेल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जब भी इस तरीके से हो, देखो ये समय इतना बड़ा और विस्थापन इतना हुआ, फिर ये देखो इस तरीके से, मतलब समय के रेफरेंस में विस्थापन आपका बराबर होता रहे और आपको एक सीधी सी लाइन मिल जाए बीच में, तो वो क्या होती है, आपकी एक समान गति होती है। ये होता है क्या, विस्थापन और समय ग्राफ में। इसी तरीके से ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में देखो, आपकी वेलोसिटी क्या है, ये कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी इस दिशा में बढ़ रही है, तो वेलोसिटी यहाँ पर देखो ये समय है, समय के हिसाब से वेलोसिटी क्या है, आपकी कांस्टेंट है। मान के चलो यहाँ पे अगर 60 की स्पीड है, तो देखो अगर आपके 5वें सेकंड पे 60 है, और तो 10वें सेकंड पे भी वो 60 स्पीड है, मतलब कि गति क्या हो रही है, एक समान हो रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। गति एक समान मतलब कि विस्थापन और समय में आपका
बिल्कुल, जितना समय में उतना ही विस्थापन, मतलब भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा हूँ तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलूंगा, 2 घंटे में भी 120 चलूंगा, तो मेरा ग्राफ उस तरीके से बनेगा। असमान गति में आप समझ सकते हैं कि मतलब आप अंदाजा लगा लो कि मतलब कि हो सकता है कुछ आड़ा टेढ़ा ग्राफ बने, ठीक है ना। तो मतलब कि अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय होगी, तो वो असमान गति होगी, ठीक है। अब त्वरण मंदन मैंने आपको बता दिया, जब गति लगातार बढ़ती रहे त्वरण, मंदन लगातार घटती रहे तो वो मंदन हो गया, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि चाल बराबर जो आपकी होती है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है। और चाल हमेशा क्या होगी, अदिश राशि होगी। क्यों अदिश राशि होगी, क्योंकि यहाँ पर हम दूरी ले रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेग क्या होगा, वेग आपका होता है विस्थापन बटा टाइम, है ना, विस्थापन अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या होती है आपकी, ये सदिश होती है। ये क्या होती है आपकी, सदिश होती है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन ले रहे हैं, इसमें अपन दूरी ले रहे हैं, तो ये क्या होगी, अदिश राशि होगी। और दोनों का जो मात्रक होगा वो आपका मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि विस्थापन हमेशा कायम होगा मीटर में, समय कायम होगा सेकंड में, तो ये यूनिट आएगी आपकी मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना बेसिक आता होगा आपको, ठीक है। अगला है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है आपकी, कितनी आपने दूरी कवर करी है उन सबको जोड़ देना, कितना आपको समय लगा है उस समय को जोड़ देना, आपका औसत चाल आ जाएगी निकल के। जैसे कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देके रखा है कि किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर पर सेकंड में होता है और किलोमीटर दर प्रति घंटे में अब उसको करें तो वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में पूरी करती है, ठीक है। मतलब 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसकी गति हो गई। अब इसने बोला है कि अपन को ज्ञात करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए देखो, पहले तो मैं आपको पूरा आपको करके बता देता हूँ, है ना। ये क्या हो गया इसको, ठीक है, इसको करके बता देखो। 8 किलो, किलो मतलब होता है 1000 किलो, और ये मीटर, और घंटा, घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600, ठीक है ना। 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड हो भाई, 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने काटा 2 0, फिर यहाँ से अपन इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 नम 36, तो 10 दूनी 20/9 हो गया, है ना। कितना हो गया, 20/9, तो 9 दूनी 18, 2 2 2 2 ऐसे आता रहेगा मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ये यूनिट बचेगी। तो ये आपका इस तरीके से होगा, ये आपको आता भी होगा, है ना। अब अगर आपको जब भी बड़े से छोटी यूनिट में यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा करना है, और छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो ऊपर बड़ा वाला लेना है, ठीक है। बस इतना आपको ये कर लेना है। और ये क्वेश्चन आता है आपका, ये देखो, ये वेग है, वेग का मैंने आपको बता ही दिया, विस्थापन समय है, ये सदिश राशि है, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ से औसत वेग आपका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग अपॉन 2 कर देंगे तो औसत वेग आ जाएगा। यूनिट अपन ने बताई दी है, ठीक है। ये आपका औसत चाल आपकी निकाल लोगे। ये देखो क्या कह रहा है, कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी अगले 1 घंटे में, फिर 30 किलोमीटर की दूरी अगले 1 घंटे में, यानी कि टोटल उसने 20 + 40 + 30 किलोमीटर की दूरी तय करी है, और उसको 1 + 1 + 1 यानी कि कितने घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए। तो बस डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। त्वरण क्या होगा भाई, त्वरण हमेशा होगा आपका v/t, यानी कि वेग परिवर्तन में दर को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण की यूनिट क्या हो जाएगी, वेग की यूनिट होती है अपनी मीटर पर सेकंड होती है, और ये तो हो गई वेग की यूनिट। टाइम की यूनिट एक और सेकंड आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और अगर अपन सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर, और ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्स में 2, ठीक है, ms - 2, क्लियर है, ठीक है। v को प्रारंभिक वेग, v को अंतिम वेग, u को प्रारंभिक वेग, t को समय बोलेंगे, ठीक है। ये अपन देख लेना, आप लोग को नोट्स दे दूंगा, उसमें पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल में कुछ ज़्यादा है नहीं है। कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देता है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना है, 40 है, अंतिम वेग है उसका 60, यानी कि u है आपका 40, v है आपका 60, उसने बोला है इतने जो है वो 5 सेकंड में बढ़ा रहा है। तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में है, तो हमें इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण होता है आपका क्या होता है, वेग में परिवर्तन, है ना, एक्सीलरेशन।
क्या होता है, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग अपॉन समय, यही होगा। तो अभी देखो यहाँ पर इसको अपन को किलोमीटर में है ये, तो अपन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 5/18 का गुणा करो, इसमें भी 5/18 का गुणा करो, ठीक है। तो 5/18 का गुणा अपन कर लेंगे तो अपना क्या बनेगा, इसका आंसर अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 60, सॉरी है ना, पहले 60 आएगा ना, v माइनस यू कर रहे हैं ना अपन, क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे v की जगह आपका, देखो मैंने यहाँ पे 5/18 मैंने कॉमन ले लिए, 60 माइनस 40 ये हो गया, अपॉन में टाइम आएगा, टाइम कितना है आपका भाई 5 है, ठीक है। तो इस 5 से ये 5 कट गए और यहाँ पर कितना बचा, 20/18 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल आंसर आपका क्या आएगा भैया, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18, ऐसे करके चलेगा 1.11, ठीक है। और ये यूनिट काय में आएगी, मीटर सेकंड स्क्वायर में। ये आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आएंगे, है ना। मेन चीज़ क्या है, आपको आना चाहिए, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बता दी, तो इसमें आप कर लेंगे। अब आपके थोड़े से ये ग्राफ है ना, इनको देखो ज़रा ध्यान से, ग्राफ बहुत IMP होता है। गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे करेंगे अपन, देखो एक ग्राफ होता है जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि दूरी समय या विस्थापन समय ग्राफ, जिसे अपन बोलेंगे ST ग्राफ जिसे अपन बोलते हैं। जब भी ST ग्राफ होगा ना आपको, तो वो आपको गति देगा, उसका जो एरिया रहेगा ना, ये एरिया आपको क्या देगा, गति देगा निकाल के, ठीक है। तो गति कौन निकाल के देगा, ST ग्राफ का एरिया। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये S है, ये T है, बिल्कुल देखो समय के साथ बराबर चल रहा है, एक सीधी रेखा आ रही है, यानी कि एक समान चाल है या वेग है। त्वरण क्या है आपका, 0 है। देखो जब आपकी एक समान चाल है, 60 की स्पीड से चल रहा है, तो त्वरण तो हो ही नहीं रहा, यानी कि त्वरण हमेशा आपका 0 होगा। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है, इस डायग्राम से ये है हमारा S, ये है हमारा T, है ना। ST डायग्राम V क्यों देता था, V इक्वल टू S अपॉन T होता है, यानी विस्थापन अपॉन टाइम होता है। तो ये हमारा विस्थापन बराबर, मतलब कि एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन विस्थापन हो रहा है, तो हमारा क्या रहेगा, वेग नियत रहेगा, यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। समान चाल से हमारा जो पिंड होगा वो त्वरित होता रहेगा, और मतलब समान चाल से चलता रहेगा, और त्वरण तो होगा ही नहीं उसमें, त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई स्पीड तो 60 की ही है ना, तुम्हारी स्पीड तो एक ही है, ठीक है। अब ये ST ग्राफ है, इसमें असमान गति है, देखो ये कुछ इस तरीके से है और ये कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखो ये असमान गति है, इसमें त्वरण हो रहा है ना, इस वाले में हो रहा है त्वरण और इस वाले में हो रहा है मंदन, है ना। क्यों हो रहा है, देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, इसमें देखो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने बनाया, तो मेरा ये कुछ समय में ये इतना इसका वेलोसिटी हुई, लेकिन मान के चलो यहाँ पर मेरी 40 थी पहले 1 घंटे में, दूसरे घंटे में मेरी हो गई यहाँ पे 60 हो गई, और तीसरे घंटे में हो गई 90, यानी कि पहले घंटे में स्पीड बढ़ी 20 और दूसरे घंटे में बढ़ी 30, यानी कि हर टाइम पे अलग अलग स्पीड बढ़ रही है। सेम टाइम पे अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें कि पहले घंटे में तो आपकी बढ़ रही है 20 और दूसरे घंटे में आपकी, सॉरी पहले घंटे में बढ़ रही है 30, दूसरे में वो स्पीड 20 की ही बढ़ पाई, यानी कि ये क्या हो रहा है आपका, मतलब स्पीड को कम करके चल रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो जब भी आपका ग्राफ ऐसा जाए खड़ा हुआ तो एक्सेलरेशन, ऐसा जाए तो रिटार्डेशन, ठीक है। ST ग्राफ क्लियर। विश्राम अवस्था यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी आपका देख सकते हैं आप, ये आपका समय के साथ ये विस्थापन है, ये विस्थापन आपका हो ही नहीं रहा, मतलब इतने पे आके रुक गया। तो ये समय के साथ आपका विस्थापन अगर कांस्टेंट हो जाए भाई ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, एक ही डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो वेलोसिटी मतलब कि पिंड क्या है, विश्राम अवस्था में है, विश्राम अवस्था में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो ये तीनों चारों जो ग्राफ हैं आपको वो याद रख लेना है, इसके ST ग्राफ, है ना। 3 ग्राफ पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े थे, पहला ग्राफ पढ़ा था हमने ये वाला, दूसरा पढ़ा था ये, तीसरा पढ़ा था ये बता रहा है हमारा एक समान गति, ये बता रहा है हमारे असमान गति, तो ये त्वरण और ये मंदन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बता रहा है कि 0 गति, कोई गति नहीं हो रही है विश्राम अवस्था, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि वेग और समय ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात होगी तो बचा क्या हमारा, S बचा, S मतलब कि विस्थापन। तो ये इसका जो एरिया देगा वो हमें क्या देगा, विस्थापन देगा। भाई कभी यही पूछ लेता है
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या निकाल के देगा, तो आपको बताना है कि एरिया निकाल के देगा, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं ये लाइव क्लास लेता तो कई सारे डिस्टरबेंस होते हैं उसमें, है ना, और आपको समझाने के लिए मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा मैं टाइम निकाल पाऊँ। लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव के लिए सही रहती है लाइव क्लास, है ना, पढ़ने के लिए जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास ही ठीक रहती है मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला जो ग्राफ है वो समान गति के लिए, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है समय के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, है ना, समझ में आ रहा है ना भाई। ये वेलोसिटी वाला है एक्सेस, ये आपका टाइम वाला, देखो टाइम तो आपका बढ़ रहा है, इधर से इधर तक टाइम बढ़ रहा, लेकिन ये वेलोसिटी देखो यहाँ कांस्टेंट ही। ये वेलोसिटी मान के चलो मैंने 60 दे के रखी, यहाँ पे 30 दे के रखी, यहाँ पे 0 दे के रखी, यहाँ पे टाइम 5 सेकंड, यहाँ पे टाइम 10 सेकंड। तो देखो 5वें सेकंड में भी वेलोसिटी 60 है, 10वें सेकंड में भी वेलोसिटी 60 है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है मतलब कि त्वरण 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब त्वरण 0। कैसे, त्वरण क्या होता है, v/t होता है ना। तो अब वेलोसिटी तो क्या है, बढ़ ही नहीं रही, तो त्वरण 0 मतलब खत्म। ठीक है ना, वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, है ना, ये होता है। तो v माइनस यू क्या है, इनिशियल फाइनल बराबर ही है, पहले भी 60 थी अब भी 60 है, तो ये 0 हो जाएगी। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि यार मैराथन है तो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। असमान गति के लिए क्या होगा, तो देखो असमान गति जब भी होगी तो त्वरण आएगा, ठीक है ना। तो त्वरण में मतलब ये देखो, ये इस टाइम के रेफरेंस में इतनी बढ़ रही है, इस टाइम के रेफरेंस में इतना बढ़ रहा, यानी कि वी ग्राफ में सीधी रेखा जो होगी वो क्या होगी, एक समान त्वरण होगा। ये v है, ये t है ना, इतने टाइम में इतना बड़ा, जैसे अपन ने पहले देखा था ना, सेम टू सेम वही है, ठीक है ना। मतलब एक सर्टेन टाइम में सर्टेन वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो एक समान त्वरण है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, पॉजिटिव त्वरण है। और जब भी आपका इस तरीके से आ जाए तो यहाँ तक नेगेटिव त्वरण हो रहा, यहाँ पॉजिटिव त्वरण हो रहा, इस तरीके से अपना चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मंदन हो रहा है, ठीक है। ये देखो ऊपर से पहले देखो शुरू के में तो ज़्यादा स्पीड थी, फिर कम स्पीड थी, फिर स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मंदन का सूचक है। ये सीधी रेखा क्या है, एक समान मंदन का सूचक है। ये असमान मंदन, यहाँ पे कुछ हुआ, फिर ये एकदम से स्पीड कम हो गई, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये ग्राफ आप लोगों को देख लेना। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एनटीपीसी में भी आया है और ग्रुप डी में भी आया है कि किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच का क्षेत्रफल जो आपका वीटी ग्राफ में वस्तु द्वारा चले गए विस्थापन के बराबर होता है। तो वीटी ग्राफ में मैंने आपको बता दिया है क्या देगा, आपका विस्थापन ही देगा, ठीक है। ये दिखा के रखा है, ये वीटी ग्राफ है और ये जो एरिया होगा क्या देगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता है आपको इस तरीके की, ए और बी वस्तुओं में से कौन सी वस्तु का वेग ज़्यादा है, तो अपन को दे देगा ए का ज़्यादा, बी का ज़्यादा, ए और बी का समान, कह नहीं सकते, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको उनमें टिक करना है। तो ये इस तरीके से डायग्राम दे दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समय के साथ इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और समय के मतलब कम बढ़ रही है ना। यहाँ पे देखो 1 घंटे में मान के चलो, मैं यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, है ना। ये पहला घंटा है, ये दूसरा घंटा है, दूसरा घंटा यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी यहाँ पर 20 है, ठीक है, ये यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं ये वाले ग्राफ को देखूँ तो पहले घंटे में पहला यानी कि फर्स्ट सेकंड बोल दो इसको, ये सेकंड बोल दो। पहले सेकंड में ए की स्पीड 30 थी और दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड हो गई, मान के चलो ये देखो बहुत ज़्यादा हो गई, 40 हो गई। लेकिन अगर हम इसको देखें, ग्राफ बी को देखें, तो पहले सेकंड में इसकी स्पीड थी 10 थी और दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड कितनी पहुंच रही है, 20 की। यानी कि किसका वेग ज़्यादा हो रहा है भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ए का वेग ज़्यादा है। तो इसको अपन को सॉल्व नहीं करना, मैंने समझाने के लिए आपको बोल दिया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, है ना, जिसका ढाल ज़्यादा होगा, है ना, जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। देखो इसका ढाल ज़्यादा है तो इसकी चढ़ाई ज़्यादा कठिन है ना, तो इसका वेग ज़्यादा होगा और इसका वेग कम होगा, ठीक है। अभी अपन आते हैं गति के समीकरण पे। गति के समीकरण देखो, ये पहला समीकरण है, इसमें ये है आपका अंतिम वेग, ये है आपका प्रारंभिक वेग, ये एक्सेलरेशन है और ये आपका समय, ठीक है। तो आपको तीनों को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आपको कोई भी इसको डिराइव नहीं करना है। दूसरा जो आपका होता है S = ut + ½ AT², इसको याद कर लेना है।
तीसरा आपका होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। एस यहाँ पर विस्थापन है, ये तीनों को याद कर लेना है और इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अपन इनको बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना है, तो ड्राइव करने की कोशिश मत करना आप लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट इनको याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये ठीक है, तीनों समीकरण अपन को याद हो जाएंगे, ठीक, इनको करना नहीं। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका, और आप देखेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्रुप डी में। ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको कभी मतलब दिक्कत ना हो यार, आपको पूरा का पूरा एक तो चैप्टर सामने दिख रहा है, फिर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ हमारी छूट नहीं रही है, सर हमारे साथ बेईमानी नहीं कर रहे, ठीक है ना। देखो मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आए, तो फिर वो 20-25 क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं है कि हमने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा, है ना। और क्वेश्चन से कभी भी आप अगर 5000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो भी आपके 10 क्वेश्चन की श्योरिटी उसमें नहीं होती है। तो एक मोटर कार विश्रामावस्था से चलकर, है ना, मतलब उसकी चल कहाँ से रही है, वो पहले विश्राम में थी, मतलब पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0 है। और 0.1 मीटर पर सेकंड के त्वरण, यानी त्वरण दे दिया है आपका 0.1 मीटर पर सेकंड की दर से 4 मिनट तक चलती है। कितने मिनट तक चलती है, 4 मिनट तक चलती है। और इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन तथा अंतिम वेग ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो विस्थापन ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है अंतिम वेग, यानी कि एस और वी ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों आप आराम से हम इसका बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो सिंपली अगर हम पहला नियम लगाएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, तो हमें t तो दिया है 4 मिनट, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 60 कर लेंगे, यानी कि 240 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ए हमें दिया है, कितना दिया है भाई साहब, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ए दिया है, ये दिया है, यू क्या है 0 है, तो हमारा तो वी तो आ ही गया निकल के, 0 प्लस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1 और ये कितनी है आपकी 240, तो ये पॉइंट से ये इसको खा गया तो सीधा आपका 24 आ गया, तो 24 मीटर पर सेकंड ये आपका आ गया, क्या फाइनल वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब आपको अगर विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे निकाल सकते हो आप लोग आराम से, है ना। तो वी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है आपका 0.1 है, और एस आपका निकल आएगा, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो 24 का स्क्वायर आप लोग निकाल लो, 24 का स्क्वायर होता है आपका 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 6 और ये 6 और 1 7, 576। 24 का स्क्वायर आपका 576 हो गया, और ये 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 है ना, 0.2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में आ जाएगा, कितना आएगा भाई, देखो यार एक तो ये तिरछा तिरछा लिखा गया, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, मतलब 2880 मीटर आपका क्या आ गया, इतना विस्थापन आपका आ गया है, ठीक है, समझ गए ना। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करने का कोशिश करना। क्या बोल रहा है इसमें, किसी रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने के कारण मंदन हो रहा है, यानी कि मंदन होगा तो ए को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और 2 सेकंड में रुक जाती है, यानी कि टाइम कितना लग रहा है, पूरा 2 सेकंड लग रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, तो हमें पता है फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई कि नहीं हो गई, और क्या निकालना है भैया, हमको दूरी निकालनी है, तो u निकल जाएगा यहाँ से, u प्लस ए दिया है हमारा माइनस का 6 और t दिया है हमारा 2, है ना, तो u हमारा आ जाएगा 6 दूनी 12 निकल के आ जाएगा, बस u निकल गया। b आपको पता ही है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दोगे, a दिया है, u हमने फाइंड कर लिया, b हमारा 0 है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, बल एवं गति के नियम, ठीक है। इतनी हो गई क्लास की टाइमिंग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया, मतलब आधा घंटा हो गया, मतलब पहले इसमें आधा घंटा हो गया, चलो ठीक है करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, पूरा चैप्टर है, अब अपन को समझना भी है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं,
बाकी लगभग 2 घंटे के आसपास क्लास होगी मुझे लग रहा है अधिकतम। और ये तो अभी बल एवं गति के नियम, तो अध्याय एक नज़र में देखते हैं बल, है ना। बल, बल की परिभाषा आपको याद होगी, एक्शन ऑफ पुल एंड पुश, किसी चीज़ को धकाना और खींचना, वो होता है बल होता है। तो बल दो तरीके के होते हैं, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस ये होगा कि भाई आपने इधर पे जितना लगाया है, जैसे तराजू है, यहाँ पर आपने कोई फोर्स लगाया, इधर भी उतना ही, तो तराजू क्या हो गया, स्थिर हो गया, है ना। या फिर आपने वो देखा होगा प्लैंक, तो उसमें इधर पे आपने जितना फोर्स लगाया, इधर पे दोनों तरफ बल लगाया बराबर, तो वो संतुलित हो गया। लेकिन असंतुलित क्या होगा, असंतुलित बल ये होगा कि मतलब एक तरफ ज़्यादा बल है, एक तरफ कम बल है, तो कुछ परिणामी बल आएगा ना निकल के। यहाँ पर परिणामी बल जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, या जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता है जीरो, कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, है ना। यानी कि कोई पिंड है, उसमें हमने बहुत सारे बल लगा दिए, कुछ खींच रहे हैं, है ना, और कुछ अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इसको F1 मान दिया, इसको F2 मान दिया, इसको F3 माना, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 मिला के 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो संतुलित है, नहीं है तो असंतुलित है, सिंपल। न्यूटन के गति के नियम 3 नियम है। पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, मतलब कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, ठीक है। ये होता है जड़त्व का नियम होता है गति का प्रथम नियम, है ना। यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान को अपन मास बोलेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे। गति का दूसरा नियम होता है F इक्वल टू ma, ठीक है। जो प्रथम नियम होता है ना, ये हमें बल की परिभाषा देता है। क्या देता है, बल की परिभाषा। नोट कर लेना कि गति का प्रथम नियम हमें क्या देता है, बल की परिभाषा देगा, ठीक है। गति का प्रथम नियम क्या देगा, बल की परिभाषा। और ये देखो बल का व्यंजक, व्यंजक मतलब समीकरण, बल का समीकरण क्या देगा, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम हमें क्या देता है, बल का, थोड़ा इस राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, बल का समीकरण देगा, ठीक है। तीसरा नियम जिसे हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, वो गोली चलाने वाला, प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलेंगे या संवेग संरक्षण का नियम बोलेंगे। इतना सही इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये मैंने आपको चाहूँ तो मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं। तो बल आपको बता ही दिया, मतलब खींचना और धकेलना, एक्शन ऑफ पुल और पुश, ठीक है। अब बल का प्रभाव क्या होगा भाई बल अगर हम किसी भी चीज़ में लगाएंगे तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, ठीक है। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित, ये हमने पढ़ ही लिया। आप लोग अगर डीपली पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं, ठीक है। असंतुलित बल आप देख पा रहे हैं, असंतुलित बल, गति के नियम, है ना। तो गति का प्रथम नियम मैंने आपको बता ही दिया है कि वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। इसी को हम जड़त्व का नियम बोलेंगे। जैसे कि हम बैठे हैं, एकदम से बस चल गई, हम पीछे की तरफ गिर गए, ठीक है ना, तो ये होता है जड़त्व। क्लियर है, ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे के रखे हैं, ठीक है। जैसे कि हम कपड़ों को ऐसे फटकारते हैं तो उससे धूल के कण निकल जाते हैं, पानी निकल जाता है, ठीक है। मोमेंटम क्या है, ये चीज़ बड़ी आईएमपी चीज़ है, मोमेंटम। व्हाट इज संवेग, संवेग जो होता है आपका, पी से इसको डिनोट करते हैं, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग। तो जो चीज़ें मैं ये बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना, उन फॉर्मूले से संबंधित आपके को न्यूमेरिकल आ सकता है ना, तो इनको आप लोग जरूर देख लेना। संवेग, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, मैंने बोला था ना, बल, वजन, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, ये क्या है आपके सदिश राशियां हैं। तो ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है ना, ध्यान देना है इन चीज़ों पे आपको। सदिश राशि है, द्रव्यमान वेग का गुणा है, ठीक है ना। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम होता है, वेग की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड होती है। तो आप देख सकते हैं कि संवेग की यूनिट आपकी ये होगी, ठीक है। संवेग क्या होगा, देखो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही संवेग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वजन की वस्तु और जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ही संवेग होगा। अब जैसे कि मान के चलो संवेग क्या होगा, मैं समझाता हूँ। मतलब जैसे कि मैंने एक सिक्का है मेरे पास, या फिर छोटा सा कंकड़ है, उसको मैं ऐसे करके कांच में मार रहा हूँ, धीरे से मारा, कंकड़ का वजन मान के चलो 10 ग्राम है, 10 ग्राम को ऐसे मार रहा हूँ तो कांच का कुछ नहीं हुआ, या फिर धीमे से उसको लगी, हिट हुआ। तो एकदम से अगर खींच के कंकड़ को मारूंगा, यानी वेलोसिटी बढ़ा दी, है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा कांच टूट जाएगा। यानी कि फाइनली क्या हुआ है कि या तो आप मास बढ़ा दो या वेलोसिटी बढ़ा दो या दोनों बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ाओगे संवेग बढ़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, संवेग, द्रव्यमान और वेग, तो ये तो आपने देख ही लिया है ना। ये थ्योरी में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है अभी आपने देख लिया, इसकी ऐसा ही मात्रक अपन ने बता दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान का ये है, इसका ये है, तो ये अपना ये निकल के आ गया। क्योंकि यूनिट भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ तक कि आपसे वो आप
इसका यूनिट पूछ लेगा। फिर यूनिट के अलावा आपसे होता ना MLT में कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इतना नहीं आएगा तुम्हें, ये 11वीं में है ये MLT में कन्वर्ट करना, ये मात्रक परिवर्तन। तो अभी आप यहाँ पर देखो संवेग पे आधारित कुछ प्रश्न है, सेम टू सेम क्वेश्चन छपते हैं आपके। और देखो जितना आपके क्वेश्चन करने वाले हैं ना ग्रुप डी के हिसाब से वो यहीं पे कवर है, लेकिन फिर भी अपन अलग से जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें अपन 200-500 क्वेश्चन करेंगे। तो जो पिछले 2018 में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और उसका वेग है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो इसका इतने वेग से फेंका जाता है, संवेग ज्ञात करना है। तो हमें पता है संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी है। तो दोस्तों देखो आपको द्रव्यमान दिया है 10 और वेलोसिटी कितनी दी है 2, तो ये हो गया आपका 20, आंसर हो गया आपका। और किस में हो गया ये, देखो यूनिट आपको वही लिखनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो यूनिट दी है वही लिख देनी है। अगर आपसे वो पूछता कि भाई ये ग्राम में, तो फिर भाई कन्वर्ट करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, एक बंदूक से निकली गोली का द्रव्यमान 25 ग्राम है, ये इतना है। सीधा आपको संवेग ज्ञात करना है। संवेग की यूनिट तो अपनी क्या थी, किलोग्राम थी, तो भाई वहाँ पे ऑप्शन भी देख लेना है, आप ऑप्शन किस हिसाब से दे के रखे हैं। तो मल्टीप्लाई बस करना है और किलोग्राम और ग्राम में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक ठेले का द्रव्यमान इतना है, सामान का वजन इतना है, ठेले के वेग इतना है, तो संवेग कितना होगा। तो ये हो गया वेलोसिटी, ठेले का द्रव्यमान, ठीक है, और सामान का द्रव्यमान, यानी कि कुल द्रव्यमान निकलेगा ना। जैसे कि भाई ट्रक है, अब ट्रक, खाली ट्रक का संवेग अलग होगा। ट्रक में अगर मान के चलो सामान भरा है, बोरियां भरी हैं गेहूं की, तो उसका संवेग अलग होगा, है ना। तो टोटल वजन लेना है अपन को, जब भी अपन को वजन लेना है तो टोटल लेना है। तो अपन को कितना वजन हो जाएगा, टोटल 24,000 किलोग्राम हो जाएगा, और ये 2 का गुणा कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये अगला क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, इसको देख लेना आप लोग। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें क्या देता है, बल का व्यंजक देता है। पहला नियम बल का परिभाषा देता है। ध्यान रखना ये चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम हमें बल की परिभाषा देता है, तो पहला नियम। व्यंजक कौन देता है, तो दूसरा नियम। कई लोग पहले दूसरे में कंफ्यूज होकर गलत लगा देंगे, ठीक है। तो क्या क्या बोलता है ये, फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा के समानुपाती होती है ना। यानी कि जो संवेग परिवर्तन की दर है ना वो फोर्स के समानुपाती होती है। तो सिंपली हमें यहाँ से क्या करना है, इसका व्यंजक याद कर लेना है, F = ma। ये कैसे निकल के आता है, 1 मिनट यार ये, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, प्रारंभिक संवेग हो गया, ये अंतिम संवेग हो गया। देखो ये प्रारंभिक वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये m कॉमन आ जाएगा, v - u हो जाएगा। तो अभी संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी भाई, फोर्स क्या होगा आपका, संवेग परिवर्तन की दर यानी p/t। तो ये कितना हो रहा है, m v - u/t हो गया। v - u/t क्या होता है हमारा भाई, एक्सेलरेशन होता। तो m a हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, आंसर हो गया। क्या हो गया, F = ma, है ना। फोर्स का आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। ये यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया है, फोर्स, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ma के, और यहाँ पर एक के एक नियतांक आ जाता है, ठीक है ना। और इसकी जगह अगर हम 1 रख लेते हैं तो ये ma निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। 1 न्यूटन की परिभाषा कोई अगर आपसे पूछे तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ये दूसरे नियम का, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको देख लेना। और आप लोग इसमें क्या क्या दे के रखा है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि सड़क पर हम चल रहे हैं, क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि हम सड़क पे उतना पीछे की तरफ फोर्स लगा पा रहे हैं, तो वो हमें आगे की तरफ धकेल रही है। नाव में हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, उससे पतवार से, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बंदूक से प्रतिक्षेप करना, यानी बंदूक से हमारा हाथ पीछे की तरफ जाता है और गोली आगे की तरफ लग जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके नाव से जब हम उतरते हैं तो आपने देखा होगा कि नाव पीछे चली जाती है, हम आगे कूद जाते हैं, इस तरीके से। संवेग संरक्षण का नियम कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये एक संघट्ट है, यानी कि गोला है, ये दूसरा गोला है, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, ये टकरा गए, और टकराने के बाद ये उस दिशा में जाएंगे जिसका संवेग ज़्यादा होगा, है ना। एक तो चीज़ वही है, और इनका संवेग हमेशा क्या रहेगा, इनिशियल फाइनल नियत रहेगा। कैसे रहेगा अभी देखते हैं। जैसे कि ये गोला ये है, इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है,
और इसका मास m2 है और वेलोसिटी u2। ये दोनों एक दूसरे से टकराए, टकराने के बाद क्या हो गया, मास तो चेंज होगा नहीं लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी ए की वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो कुल मिला के क्या हुआ कि गोले ए के संवेग में क्या परिवर्तन हुआ। देखो अब हमने मान लिया, अज्यूम कर लेते हैं कि ना जो ए वाला था इसकी स्पीड थी 10 थी, है ना, और इसकी स्पीड थी 20 थी। तो यानी कि ये अपनी कुछ वेलोसिटी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कुछ संवेग इसको ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब इसका जो टोटल संवेग था वो कितना था, 20 था, इसका टोटल संवेग था 10। यानी कि अंतर किस में आएगा, पहले में आएगा। यानी कि पहला 10 से आ रहा है, ये 20 की स्पीड से आ रहा है, यानी कि 20 वाला स्पीड अपनी ए में ट्रांसफ़र करेगा। कुल मिला के बात ये है। तो होगा क्या, ए की स्पीड बढ़ जाएगी, बी की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब समझ लो भावनाओं को, बी का संवेग कम हो जाएगा, स्पीड नहीं सॉरी संवेग मोमेंटम, बी का मोमेंटम कम हो जाएगा, ए का मोमेंटम बढ़ जाएगा। अरे देखो ना यार, आप सिंपली देखो, ये आप की मान के चलो कार है ना, या साइकिल है, ये आपकी साइकिल है, पीछे ट्रक है ना, पीछे क्या है आपका ट्रक है। साइकिल चल रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से, ट्रक चल रहा है 100 की स्पीड से। ट्रक इसमें देगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना, इसका संवेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना, वही चीज़ होगी। तो इसका क्या हो जाएगा फाइनल। तो अभी इसका संवेग में परिवर्तन क्या होगा, देखो मास m1 था, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा ना, इनिशियल घट जाएगा ना, तभी तो पॉजिटिव में आएगा। और दूसरे वाले का थोड़ा सा कम हो जाएगा, m2 उसका शुरुआत में ज़्यादा संवेग था, बाद में उसका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो बस ये दोनों हमेशा क्या होंगे, संवेग परिवर्तन की दर क्या रहेगी, बराबर रहेंगे। तो m1 v1 माइनस m1 सॉरी m1 u1 है ये, है ना, m1 u1 अच्छे से लिख दूं यार, थोड़ा सा मतलब इतना भी आलस नहीं करना चाहिए, आलस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ देखो m1 u1 ये बराबर होगा m2 u2 माइनस m2 v2 के। ठीक है ना, ये अपना होगा। तो अभी अपन एक साइड ले लो, m1 v1 ये वाले इधर आ जाएंगे तो m2 v2 हो जाएगा, और ये वाला इधर चला जाएगा तो m1 u1 प्लस ये m2 v2 यहाँ पर, m2 u2 यहाँ पे है। मतलब कि कुल मिला के बात क्या आ रही है निकल के, ये निकल के आ रही है ना, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है। यानी कि टोटल अंतिम संवेग और टोटल प्रारंभिक संवेग, मतलब दोनों पिंडों का अंतिम संवेग और दोनों पिंडों का प्रारंभिक संवेग क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला मत पढ़ना आप लोग, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर थोड़ा गलत दे के रखा है। मतलब कुल मिला के ये है कि टक्कर के पूर्व गोलों का कुल संवेग टक्कर के बाद गोलों का संवेग के बराबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में निकाल दिया आपको। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। जैसे कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 2 किलोग्राम द्रव्यमान के राइफल से निकल रही है। गोली का वजन है 20 ग्राम है, यानी कि अपन इसको 0.02 किलोग्राम लिख सकते हैं। बंदूक का वजन कितना है राइफल का, 2 किलोग्राम है। ठीक है, अब राइफल से 150 मीटर के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। ठीक है, छोड़ी जाती है, राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना करना है। यानी कि राइफल का अपन को प्रारंभिक वेग निकालना है। क्या निकालना है, राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग, मतलब कि जब वो निकलेगी ना खट्ट से, तो राइफल का जो कितने स्पीड से पीछे गई है वो निकालना है। तो देखो कुल मिला के ये है कि पहले मेरी बंदूक थी, उसमें गोली रखी थी, ना तो बंदूक गति कर रही थी ना गोली गति कर रही थी। समझ में आ रही ना बात, ना तो मेरी बंदूक गति कर रही थी ना मेरी गोली गति कर रही थी। यानी कि मेरी u1 भी 0 रहेगा, u2 भी 0 रहेगा, यही है। अब गोली को मैंने निकाला 150 की स्पीड से, तो मुझे बताना है कि बंदूक कितनी स्पीड से निकलेगी। तो मैंने अभी आपको सिंपली एक समीकरण बताया है यहाँ पे निकाल के, यही बताया था ना मैंने आपको, यही इसमें वैल्यू पुट कर दो। u1 दोनों में 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। m1 v1, m1 कितना है, गोली का वजन इतना किलोग्राम है, इसकी स्पीड है 150, m2 v2 है ना, m2 कितना है 2 किलो है, और ये v2 तो निकालना ही है। तो ये हमारा v2 क्या निकल के आ जाएगी, इसकी स्पीड निकल के आएगी, माइनस में आएगी। माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि गोली जा रही है आगे, उसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव में, तो हाथ हमारा कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, बंदूक भी पीछे जा रही है, तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना।
है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग कर लेना इसी तरीके से है। और ये अभ्यास यानी 2 चैप्टर, ये तो थोड़ा जल्दी खत्म हो गया है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या बल कभी ऋणात्मक हो सकता है, और होगा तो कब होगा। तो इन पे आप लोग को थोड़ा से अपने आंसर देख लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए, लगभग 1 घंटे से भी कम समय हमें हुआ है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, 50 मिनट हो गए, मतलब 2 घंटे में हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा। 9th की आपकी ये फिजिक्स कवर हो जाएगी। बस आप लोगों को तो बस देखना है, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको पूरी ये क्लास देख लेनी है। फिर उसके बाद जैसे कि अभी देखो थोड़ा सा एरर था बीच में, है ना, तो वहाँ पे मैंने समझाया कि क्या गड़बड़ी थी। तो आपको क्लास देखनी है, उसके बाद आपको ये नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। अभी ये गुरुत्वाकर्षण तो बहुत आसान चैप्टर है, अभी ये तो 10 मिनट में हो जाएगा जहाँ तक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, मतलब कि धरती पृथ्वी अपनी तरफ कोई भी चीज़ को खींचेगी वो गुरुत्वाकर्षण होगा। इसमें अपन को 2-3 चीज़ें पढ़नी है। एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अपन इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। प्रणोद, प्रणोद मतलब होता है एक तरीके से बल ही होता है ना। बल और दाब में क्या रिलेशनशिप है ये देखना है अपन को। उत्प्लावन बल क्या होता है, बॉयंसी इसे अपन बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। ये गुरुत्वीय त्वरण का ये वाला ये होता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार जब हुआ था ना। और ये कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 11 की पावर -11। और ये इसकी यूनिट वेरी IMP होती है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर भार क्या होता है। बस इतना सा ही है, मैं चाहूँ तो आपको ये इतना सा बता दूँ और इतने से मैं आपका काम कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार दोस्तों, है ना, थोड़ा सा हमें देखना है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा हो गई, आइजैक न्यूटन ने दिया था, 1687 में दिया था, है ना। अब अपन देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखो ये आता कहाँ से। देखो 2 पिंड हैं, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच की दूरी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि 2 पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो समानुपाती होता है इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, और इनके बीच की जो दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है, देखो ये अपोन में आता है तो व्युत्क्रमानुपाती, सामने आता है तो समानुपाती, बस यही होता है। और जैसे ये समानुपात का निशान हटेगा ना, तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा, नियतांक आ जाता है, जिसे कैपिटल जी बोलेंगे। तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी आपने पढ़ा है, दूरी या रेडियस जो भी आपने पढ़ा है। और इस जी की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट कहाँ से आती है, वो यहीं से आती है। अभी अपन देखेंगे कैसे आई है। देखो यही है, यही ड्राइव इन्होंने कर दिया। देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एम की किलोग्राम होती है, डी की ये होती है। तो अभी हम निकालें जी की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या थी, फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू जी कैपिटल m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। F क्या है, न्यूटन है ना। ये डी क्या है, दूरी है, दूरी की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होती है कि नहीं होती। तो ये पावर 2 है, तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जी को अपन ने ऐसे ही रहने दिया m1 m2, तो ये किलोग्राम, तो अपन में किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, क्लियर। और ये इसकी वैल्यू हो गई। इनको याद रखना है, ये हर एक चीज़ क्या है ना वेरी IMP है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। थोड़ी सी वॉइस में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो भाई कर लेना, पंखा भी मैंने चालू करके रखा है क्योंकि मैं गर्मी नहीं सह सकता इतने टाइम, है ना। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है, पूरे नंबर लाने हैं तो आपको करना ही है। और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ये मत देखा करो कि सर को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, लाइव क्लास में आना चाहिए। लाइव में आऊँगा यार, लाइव में उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो कई सारी समस्याएं होती हैं, तो इसलिए मैं करूँगा, लाइव भी करेंगे यार, टेंशन काहे ले रहा हूँ। न्यूटन की गति का तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध क्या है। तो देखो तीसरा क्या है, प्रतिक्रिया क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, और ये इसमें क्या संबंध है, ठीक है। तो अभी आप पहले तो यही देखो, त्वरण का मान आपने देखा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। देखो सबसे पहले तो
पृथ्वी से हम हैं, अब पृथ्वी पे हम हैं, कोई भी चीज़ पटकते हैं पृथ्वी पे गिरती है। अगर भाई यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो अपन तो ऊपर फेंकते तो ऊपर ही चली जाती कोई भी चीज़। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा को कुछ बांध के रखी ना अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसी तरीके से सूर्य पृथ्वी को और या सभी ग्रहों को बांध के रखा है ना। और फिर ये ज्वार भाटा आते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण का ही एक मेन रीजन होता है ना। चंद्रमा सूर्य का ग्रेविटेशन के कारण ज्वार भाटे आते हैं। मुक्त पतन क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु को अपन ऊपर फेंकते हैं और ऊपर से वो आराम से नीचे गिरती है तो उस वस्तु को अपन बोलते हैं, है ना, मुक्त पतन बोलते हैं। मतलब गुरुत्वीय पतन के प्रभाव में गिरना वो मुक्त पतन कहलाता है। अभी हम देखते हैं जी का मान। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, और ये हमारे पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो भाई क्या है कि ये इक्वेटर पे जो होता है ना गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और जैसे ही हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे, चाहे तो ऊपर की तरफ जाओ, साउथ पोल की तरफ जाओ या नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, तो ये मान क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। तो ग्रेविटी का मान क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। अगर हम यहाँ पे इक्वेटर पे अगर हम रहेंगे और यहाँ से अगर हम इस तरफ आएंगे, है ना, तो ग्रेविटी का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा मान गुरुत्वाकर्षण का कहाँ होगा, इक्वेटर पर होगा। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, बस यही समझाया गया है सब में। क्लियर है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर कोई आपसे पूछे तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम अगर पूछ सकता है। हाँ, त्रिज्या जरूर पूछ सकते हैं कभी भी, 6, है ना, 0.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आया है जी का मान। कोई पूछे जी का मान कैसे निकला है तो ऐसे निकला है, पर अपन को ये नहीं निकालना है। हाँ, कोई पूछे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थिरांक और इनमें क्या संबंध होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या देख रहे थे, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या अंतर है ना। सॉरी, अंतर नहीं देख रहे थे, ये देख रहे थे गुरुत्वीय त्वरण। एक सेकंड, है ना, थोड़ा सा अभी काम आ गया था तो चला गया था। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो इनमें जो संबंध है तो ये है गुरुत्वीय त्वरण और ये है हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक, है ना। ये है हमारा मास ऑफ अर्थ और ये है हमारा r²। तो ये अपने इसके बीच में संबंध है। ये डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा, ये आपसे पूछेगा, ये फॉर्मूला ही पूछेगा कि इसमें क्या संबंध रहता है। इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सीधे फॉर्मूले वीडियो के एंड में भी मैं आपको जितने भी अपन ने ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे इनमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे वो मैं एक बार आपको बता दूंगा, उनका मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या अंतर है, तो गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, स्थिरांक का मान ये होता है। यूनिट देख लेना दोनों की ध्यान से। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिस त्वरण से पृथ्वी अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है, तो ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न रहेगा। पृथ्वी पे अलग रहेगा, है ना, पृथ्वी पे भी इक्वेटर पे अलग रहेगा, पोल्स पे अलग रहेगा, हर जगह अलग अलग रहेगा। इसके अलावा जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे अपन, है ना, और अंतरिक्ष में चले गए, चंद्रमा पे चले गए, चंद्रमा पे ये कितना होता है, अर्थ का 1/6 होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझनी है। और ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना। और गुरुत्वीय स्थिरांक का मान हमेशा स्थिर रहता है, ये चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन इसका मान क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, इसका मान कांस्टेंट रहता है। ये क्या है, ये कांस्टेंट ही है, अपन ने पढ़ा था ना। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1m2/d²। तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया था अपन ने तो क्या आया था, कांस्टेंट आया था निकल के। तो कांस्टेंट ही रहता, यूनिट और ये अदिश राशि, ये याद रखना है, ये पूछता है, इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपको। अब आप लोग तितर बितर हो गए, इधर कहीं उधर कहीं से चीज़ें पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल, अपन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक 150 ग्राम की और एक 500 ग्राम के दो पत्थर को एक मीनार से फेंके, जैसे ये एक मीनार है, एक पत्थर छोटा और एक बड़ा पत्थर, दोनों को एक साथ अपन यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ये ग्राउंड है। तो मुझे आप बताओ कि कौन सा पहले गिरेगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वेट पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे तो 1 ग्राम की चीज़ फेंको, चाहे 1000 किलो की चीज़ फेंको, दोनों ही एक ही साथ पृथ्वी पे गिरेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका रीज़न आपको देखना है तो इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक ही समय पे आएंगे, ठीक। जब भी आप दो चीज़ों को फेंकोगे ना, चाहे तो मैं ये मोबाइल और इसको फेंक दूँ, फेंक नहीं रहा है ना, मोबाइल को और ये पेन को फेंकूंगा ना मैं, तो क्या होगा, एक ही साथ ज़मीन पे जाके गिरेंगे। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक। अभी
ठीक है ना, ये सब अपन को नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद अलावा अपन को द्रव्यमान और भार। तो देखो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, द्रव्यमान को अपन बोलते हैं मास और भार को अपन बोलते हैं वेट। ठीक है ना, वेट। तो मास होता है हमारा m और वेट होता है हमारा m इंटू जी। इस ठीक है ना, मास की यूनिट होती है हमारी, क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये हमारी वेट की यूनिट होगी। और मतलब ये है, और ऐसा यूनिट में न्यूटन है। देखो मास की हो गई किलोग्राम, और ग्रेविटी है यानी कि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर वो पूछ ले कि न्यूटन की यूनिट किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, आपको ये बता सकते हो आप लोग, है ना। अगर कोई पूछे कि एक, ये देखो ये है ना, यहाँ पे देख के रखा है ना, तो अगर कोई पूछे कि 1 किलोग्राम वेट कितना होता है, तो आप बताएंगे वेट इक्वल्स टू होता है m इंटू जी होता है। ठीक है ना, तो m कितना है आपका 1 kg है, g की वैल्यू कितनी है 9.8 होती है, तो ये कितना हो गया आपका 9.8 न्यूटन बोल दो, है ना। या फिर आप बोल दो इसको किलोग्राम, है ना, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आसान है, चीज़ों को समझने वाली चीज़ें हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। द्रव्यमान और भार में अंतर पता होना चाहिए। द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी चीज़ में, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कितना पदार्थ है, कितना मटेरियल है, वही सब मात्रा कहलाती है द्रव्यमान। अब मैं हूँ, अगर मुझे किस, मतलब अब मैं हूँ, मैं इतना ही, जितना यहाँ पे मेरे पास मटेरियल है, जितने अणु परमाणु से मिलकर मैं यहाँ बनाऊँ, चंद्रमा पे भी उतना ही जाऊँगा, छोटा तो नहीं जाऊँगा उधर पे। लेकिन चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मुझे कम फोर्स से खींचेगी, तो मेरा m इंटू जी का मान कम आएगा, और पृथ्वी मुझे ज़्यादा से खींचेगी तो मेरा m इंटू जी का मान ज़्यादा आएगा। तो भार क्या है, केंद्र की ओर कोई चीज़ कितने उससे खींच रही है, एम जी से अपन उसको डिनोट करते हैं। ये हमेशा एक समान रहता है, ये एक समान रहता है, ये भिन्न भिन्न रहता है। ठीक है ना, द्रव्यमान का माप तुला से कर सकते हैं। देखो जो तराजू होता है ना, उससे अपन जो आलू वगैरह तोलते हैं ना, वो देखो 1 किलोग्राम होता है, वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो वेट नहीं होता। समझ रहे बात को, अपन क्या तुला से कर सकते हैं, और इसका माप अपन तुला द्वारा करते हैं, और इसका माप अपन, सॉरी, इसका माप अपन भौतिक तुला द्वारा करते हैं, और इसका माप अपन कमानी तुला द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक अदिश राशि है, ये अपनी एक सदिश राशि है। ठीक है, वेट क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि देखो वेट आपने पढ़ा होगा, ऐसा करके हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या है। ठीक है किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन जी का मान अगर शून्य हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि वेट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होता है। जी जीरो हो गया तो ये पूरा ही जीरो हो गया। ठीक है, जी को प्रभावित करने वाले कारक ये अपन ने पढ़ ही लिए हैं कि भाई ये पृथ्वी है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा जी, पोल पे ये दोनों पोल हैं, पोल की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेगा, है ना। इक्वेटर से पोल की तरफ अगर अपन चलेंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और पोल पे क्या होगा, सर्वाधिक होगा। फिर इसके बाद आप इसका 22 वर्षा कर सकते हैं, और इनमें आप संबंध लिख पढ़ ही लिया अपन ने। यहाँ पर ये m मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, धरती की त्रिज्या लगभग 12,800 अपन मानते हैं, इसीलिए 6,400 अपन रेडियस ली थी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे। मतलब मैं इतना नहीं कि अभी आपको सभी पूरा को पूरा पढ़ाने लग जाऊँगी, ये चीज़ें नहीं आएंगी आपके एग्जाम में, जो चीज़ है वो है ना। चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितने गुना है, तो 100 गुना है। ठीक है, जो चीज़ आपको है मैं बता रहा हूँ, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग 4 गुनी है ना। चंद्रमा पे जो ग्रेविटी है वो, ये जो ग्रेविटी ऑफ जो मून है, ग्रेविटी ऑफ मून होगी, वो होगी 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है ठीक है, फिर ये आएगा प्रणोद और दाब, थ्रस्ट और प्रेशर में क्या अंतर है, तो आपको पता है प्रेशर क्या होता है ना। देखो थ्रस्ट, प्रणोद क्या होता है, थ्रस्ट मतलब किसी भी सतह पर अपन लंबवत बल लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, अपना प्रणोद कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से पूछ लो कि दाब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो ये थ्रस्ट, ये प्रणोद होता है, एक तरीके का क्या है, बल ही है ना, फोर्स ही है ये। ठीक है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो दाब की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसी को अपन एक और यूनिट होती है पास्कल, ये लिखा है। ठीक है, दाब को कौन कौन प्रभावित करेगा, सिंपली है फोर्स और एरिया, दो ही चीज़ होंगी, बल और एरिया। ठीक है, ये इसके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, आप लोग देख लेना, है ना। उत्प्लावन क्या होता है, ये जब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बॉयंसी।
बॉयंसी क्या होता है, जैसे कि अपन पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं ना, तो ग्रेविटी के कारण उसमें फोर्स लगता है नीचे की तरफ, लेकिन पानी भी उस पर कुछ फोर्स लगाता है किसी भी पदार्थ, जैसे हम पानी में तैरते हैं तो पानी नीचे से फोर्स नहीं लगाता अपने ऊपर। जैसे आप कटोरी है, खाली कटोरी को ऐसे डुबाओ उसमें, तो पानी से आपको लगेगा ना कि पानी से अंदर फोर्स आ रहा, तो वो फोर्स जो होता है ना, जो द्रव किसी वस्तु पे लगाता है, उसे अपन बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। अभी ये दो तरीके से हो सकता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसको अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ज़्यादा है इससे बॉयंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या होगी, पानी में डूब जाएगी, है ना। ये दोनों बराबर हैं तो वस्तु क्या करने लगेगी, वस्तु पानी में बिल्कुल मतलब ऐसे सतह से बिल्कुल ऐसी नीचे तैरेगी, है ना। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है बॉयंसी फोर्स है, तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी, बड़े अच्छे से तैरेगी, ठीक है। देखो लोहे की कील पानी में डूब जाती, जहाज पानी पे तैरता है, ये आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल है जो कि बॉयंसी पे ही काम करता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को अपन डी से कर दो या रो से डिनोट करते हैं, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, ठीक है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं घनत्व, घनत्व जरूर ध्यान रख लेना आप, घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे, ये आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः, या तो पूरा डुबा दो या थोड़ा बहुत डुबाओ, तो वस्तु के ऊपर लगने वाला, वस्तु अपने ऊपर एक जो बल लगेगा ना ऊपर की तरफ, उसको अनुभव करती है, या वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। जैसे कि अपन ने पानी में कोई चीज़ डुबाई, तो उससे जो पानी विस्थापित हुआ है ना, तो वस्तु पे कितना फोर्स लगेगा, जितना ये पानी विस्थापित हुआ है उतना ही जो फोर्स लगेगा वो वस्तु के ऊपर लगेगा, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से अपन घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। पनडुब्बियों की डिजाइन, जलयानों की डिजाइन, है ना, जो दूध मापी होती है ना, जिसे अपन बोलते हैं लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, पता नहीं क्या है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये है, तो अपन इसमें अभी डीपली नहीं उतरेंगे। सापेक्षिक घनत्व, है ना, ये इतना डीपली नहीं है। सापेक्षिक घनत्व जो होता है वो होता है पदार्थ का घनत्व अगर अपन पानी का घनत्व, जैसे कोई पदार्थ है उसका कितना घनत्व है वो अपन ऊपर लिख देंगे, पानी का घनत्व नीचे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये दिख रहा है ना, सोने का आपेक्षिक घनत्व इतना है, जल का घनत्व इतना है, तो सोने के घनत्व निकाल दो, तो बस ये यहाँ पे रख दोगे, सोने का घनत्व निकल जाएगा, जल का नीचे रख दोगे, आंसर आ गया। इतनी आसान आसान चीज़ें हैं ये। डेंसिटी निकालनी है आपको, मास अपॉन वॉल्यूम रख के आप सॉल्व कर लेना, मतलब ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान, तो इतने एल्यूमिनियम का घनत्व निकालना है, बस निकाल दो। नहीं निकाल पाओगे यार, देखो यार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना है, 67 किलोग्राम, और एल्यूमिनियम का आयतन कितना है, देखो मीटर क्यों दे के रखा है, मतलब आयतन दे के रखा है। घनत्व निकालना है तो हमें पता है 67 अपॉन 0.025 से डिवाइड कर दो, यहाँ से हटाओ तो यहाँ पे ऊपर 3 जीरो आ जाएंगी, 25 चौको 100 आ जाएगा, है ना। 1 2 3 जीरो आएंगे, 25 चौको 100 40 आ जाएगा, जीरो को जीरो, 7 चौको 28, 6 चौको 24, 25 2680, आंसर आ गया ये देखो, है ना, ऐसे आया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो इनको कर लेना, इसमें तो सभी पूछा है। एक वस्तु का भार जो है 9.8 है, भार भार मतलब समझ में आ रहा है ना, वेट, वेट जो देख रखा है 9.8 है, पर बल लगता है पर, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और त्वरण भी ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कुछ तो कम दिया है इसमें, यहाँ पर 20 भूल गया देना, है ना। 20 न्यूटन का क्या लगता है, बल लगता है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है, निकाल दोगे। W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी होगा। तो W है हमारा कितना भाई, 9.8 है, m कितना दे के रखा है नहीं पता, जी हमें पता है 20 है। इससे इसको डिवाइड करोगे आप लोग, जी की वैल्यू तो यार 9.8 ही होती है ना, 20 कहाँ से आ गई। इससे इसको डिवाइड करोगे तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन को क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण के लिए यूज होगा वो, F इक्वल टू एम ए हो गया। F कितना भाई सब 20 है, m कितना है 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका 20 ही आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगा लेना, आपको ये PDF मिल जाएगी, है ना। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उसका बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था, आप लोग देखेंगे अगर पेपर आप लोगों ने लगाए होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वस्तु का भार ये देख रखा है, ग्रेविटी, अब बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है, वेट इक्वल टू mg होता है कि नहीं होता है, तो फिर कहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल आएगा, ठीक है।
अब अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वर्क एंड एनर्जी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चाहूँ तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। ये देखो पूरे नोट्स यहाँ पे दे के रखे हैं, आप चाहो तो रिवीजन के लिए इनका यूज़ कर सकते हो बड़े अच्छे से। और मैं देखो यार, ऐसा नहीं है, मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहता कि मैं आपको ऊपर ऊपर, ये देखो पूरा एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी से मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। एनसीईआरटी के भी ये नोट्स टाइप हैं, तो इसको अपन कवर कर लेंगे तो अपना कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। बाकी अगर मुझसे भी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप इन नोट से पढ़ लोगे। और जो अगर आपने इतना ही अगर पढ़ लिया ना तो फिजिक्स में आपका नंबर नहीं कटेगा, यहाँ तक कि साइंस को इसी तरीके से आपने पढ़ लिया तो आपको साइंस में कोई नंबर नहीं कटेगा। आराम से आप 25 में से 25 मार के आओगे। ठीक है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, आप लोग पूछते हो ना सर आप सभी एग्जाम कैसे निकाल लेते हो, ऐसे ही निकालता हूँ भाई, है ना। ऐसे ही पेपर निकलते हैं। आप लोग अगर किसी की क्लास देके 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बिल्कुल छपेंगे, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, मैं नहीं देखता कभी भी। आप लोग देखते होगे कि 6 महीने की करंट अफेयर 2 घंटे में पढ़ के चले जाओ, आती है क्या, कभी आई है? अभी एनटीपीसी में पता चल गया ना, जीके पता चल गया ना, कुछ नहीं होता भाई। पढ़ोगे तो आएगा, अब पढ़ोगे तो वही चीज़ें काम आती हैं। चाहे तुमने आज पढ़ी हो, चाहे 6 महीने पहले पढ़ी हो, चाहे 1 साल पहले पढ़ी हो, आपकी जो मेमोरी है वही, जो उसमें जो स्टोर कर लिया आपने पहले वही आएगा। 2 घंटे पहले पढ़ा हुआ कुछ नहीं आता। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन रहते हैं यार, पर वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। देखो कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो 1 जूल इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो कार्य जो होगा वो होगा बल गुणा विस्थापन होगा, है ना। यहाँ पर दिख रहा है ना कार्य का सूत्र, ये हो गया बल, बल को ये फोर्स से डिनोट कर दो और विस्थापन को एस से डिनोट कर दो। कितना अच्छा है, आईएमपी है ना। यहाँ पर कार्य तीनों हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। धनात्मक ये होगा भाई कि मैंने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया और मुझे उसको आगे ही धकाना था तो वो आगे धक गई तो पॉजिटिव हो गया, धका रहा था आगे धक गई पीछे तो हो गया नेगेटिव। होता ना कभी कभी अपन को ट्रक को निकालना है गड्ढे से बाहर, वो और गड्ढे में घस गया, है ना। शून्य वर्ग ये होता है, मैं अपने सर पे कोई बोझ लेके खड़ा ही हूँ एक जगह पे, दीवार में धक्का मार रहा हूँ, दीवार धक ही नहीं रही है, तो मतलब मैं फोर्स कितना ही लगा दूं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगा, जब तक वस्तु में कोई गति नहीं होगी, तब तक आपका वर्क नहीं होगा। समझ रहे बात को, यानी कि W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स लगा दिया आपने, बोलो हाँ, पर डिस्प्लेसमेंट उसमें हो ही नहीं रहा, जीरो हो रहा, तो खेल खत्म है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स लगाया ही नहीं है, फिर भी जीरो ही होगा वर्क, वो उसे शून्य वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता। ठीक है ना, ऊर्जा का रूपांतरण कर देते हैं अपन, क्या है, शक्ति। शक्ति क्या होती है अपनी, वर्क अपॉन टाइम होती है, वर्क अपॉन टाइम। मतलब कि देखो यार, मैं हूँ और एक और आदमी है, मैंने 4 रोटी खाई, सामने वाले ने भी 4 रोटी खाई, है ना। तो उसने क्या किया, आ, वो मान के चलो 4 पेज नकल लिख सकता है ना, और मैं 10 पेज नकल लिख सकता हूँ, तो मेरी क्या होगी, मेरी क्षमता ज़्यादा होगी, है ना, और मेरी शक्ति भी ज़्यादा होगी। और कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब 1 घंटे में कौन कितना काम कर सकता है। जैसे कि मैंने 1 घंटे में मान के चलो 10 पेज नकल लिख दी और सामने वाला एक ही पेज लिख पा रहा है, तो शक्ति किसकी ज़्यादा, मेरी ज़्यादा, बस ऐसा समझ लो। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे अपन ऊर्जा, देखना पड़े, लाइट वाइट चलेगी लगता। यहाँ पे आप देखेंगे कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक जूल होता है। शक्ति जो होती है, शक्ति क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होती है, मतलब कि कितने टाइम में आपने कितना वर्क किया वो आपकी शक्ति बताएगा। इसका मात्रक होता है आपका वॉट, वो होता है ना किलो वॉट घंटा, है ना, ये चीज़। तो इसका मात्रक होता है वॉट और एक वॉट होता है जूल पर सेकंड। देखो, वर्क यूनिट जूल, टाइम यूनिट सेकंड, वॉट इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकंड। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एग्जाम में आएंगी। आपको ये लगता है कि ये नहीं आएंगी तो भाई गलती करोगे, पढ़ लेना। पढ़ा तो मैं रहा हूँ। ऊष्म ऊर्जा के रूप देखो, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब ताप के रूप में होगी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल के रूप में होगी, विद्युत ऊर्जा ये इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, प्रकाश ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि पहिया घुमाना वगैरह। तो ऊर्जा का रूपांतरण, संरक्षण, यही सब चीज़ अपन पढ़ेंगे। ऊर्जा के 2 रूप पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। याद ही कर लो इसको, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी,
ये होता है 1/2 mv², याद कर लेना इसको। और स्थितिज ऊर्जा होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है सॉरी mgh होता है, ठीक है। v वेलोसिटी है, मास है, और ये g ग्रेविटी है, h हाइट है, ठीक है। और ये p है पोटेंशियल एनर्जी, k है काइनेटिक एनर्जी, दोनों की यूनिट होती है जूल। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। पर ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी, आपको पता है किलोवाट आवर होता है ना। इसे अपन क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं ना। आपका जो बिल आता है इसी में आता है, ठीक है। एक यूनिट कैसे निकालते, बस इतना ही है, इतना ही अपन इसको पढ़ेंगे, पर अंदर डीपली भी पढ़ना है, टेंशन ना। देखो, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है ना। अभी ये इंसान क्या है, क्या कर रहा भाई, दीवार को धकेल रहा है और चट्टान को धकेल रहा है, थक जाता है, अपनी पूरी एनर्जी खपा देता है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता। कार्य क्यों नहीं होता, क्योंकि चट्टान खिसकती ही नहीं है, अपना मूवमेंट ही नहीं कर रही है। एक कोई व्यक्ति सूटकेस लेके बिना हिले डुले खड़ा है, मतलब ये डायरेक्ट पूछेगा आपको तो कितना वर्क हुआ, कुछ वर्क ही नहीं हुआ, वो धक्का दे रहा है कुछ, मतलब जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक मूवमेंट नहीं होगा, तब तक क्या है, तब तक वर्क होना ही नहीं है, ठीक है। कार्य किया जाता है जब एक, देखो, या तो वस्तु विरामावस्था में आ जाए, भाई चल रही है उसको रोक दो, है ना, या फिर विरामावस्था से चलना शुरू कर दे, है ना, वेग में परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए, तब अपन बोलेंगे कार्य हो रहा है। कार्य की वैज्ञानिक कल्पना अगर आप देखें तो दो चीज़ होनी चाहिए, वस्तु पे बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित। जैसे ये घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, मतलब काम कर रहा है, कुली वजन लेके खड़ा है, दीवार पर बल लगा रहा है, तो कार्य नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब कुछ मिला के बात यह है कि जो अपन ने शुरू में देखा था, कार्य कब होगा, जब बल तो लगेगा, साथ में विस्थापन भी हो, ठीक है। तो ये अपना निकल के आया है। इसका जो मात्रक होता है, बल की यूनिट होती है न्यूटन, विस्थापन की यूनिट होती है आपकी क्या होता है विस्थापन, मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर आपकी यूनिट हो गई ना, न्यूटन मीटर, या फिर इसी को अपन बोलेंगे जूल, ठीक है। अब कोई एक जूल की परिभाषा पूछ ले तो एक जूल, एक न्यूटन, एक मीटर, सिंपल तो है यार, कुछ भी नहीं। बल का परिमाण है ना, ज़्यादा बल होगा तो ज़्यादा कार्य होगा, कम बल होगा तो ऐसे है। ये छोटा छोटा सा देखो, इतने अच्छे से दे के रखा है। विस्थापन, ज़्यादा विस्थापन होगा तो ज़्यादा कार्य, कम विस्थापन कम कार्य। धनात्मक ऋणात्मक शून्य कार्य क्या होते हैं भाई, देखो, एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, आपको पता है। कार्य धनात्मक होगा जब जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं, जैसे कि ये कार है ना, इस दिशा में बल लग रहा है, कार भी इस दिशा में जा रही है, तो धनात्मक होगा। अब बल इस दिशा में लग रहा है, कार इस दिशा में जा रही है, तो ऋणात्मक कार्य होगा। अब बल लगा रहे हैं, कार अपनी जगह पर रखी है, तो शून्य कार्य, मतलब समझ लो। ठीक, यहाँ पर लिखा है, कार्य निकाला, एक कुली 15 किलो बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर जमीन से ऊपर अपने सिर पर रखता है ना, उसके द्वारा बोझ पर किए। अब देखो, कुछ होशियार लोग रहेंगे, इसको जीरो बोल देंगे कि भैया कुली ने वहीं पे खड़ा है ना, ये बोला ना, उठाकर खड़ा है ना। तो आप लोग, एक कुली 15 किलो बोझ जमीन से उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो आपने बोला वो मूव तो हुआ ही नहीं। अरे साहब, सामान यहाँ था, यहाँ से उठाकर उसने सर पर रख लिया, काम, मतलब मूवमेंट तो हुआ ना, उस चीज़ में तो मूवमेंट हुआ, काम तो होगा। अब यहाँ पर अपन को जीरो लगा दोगे तो आप जीरो मिल जाओगे आपको, साथ में आप लोग 1/3 की 1/4 की माइनस मार्किंग भी करा लेंगे, किसी भी एग्जाम में आप लगाएं। तो बोझ तो हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाया है W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भाई आपको फोर्स इक्वल टू mg भी तो पढ़ाया मैंने, मास इंटू ग्रेविटी, या फिर एम ए, एफ इक्वल टू एम ए और जी एक ही चीज़ होती है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, ए मतलब नॉर्मल त्वरण है। W = क्या हो गया, एफ की जगह अपन रख देंगे mg, और ये क्या है आपका विस्थापन। तो एम आपका कितना है भाई साहब, 15 किलो है। जी आपको देखो, नॉर्मली 9.8 मत रखा करो, 10 रखा करो। एस क्या है, विस्थापन 1.5 मीटर है। तो इन सबको गुणा कर दोगे आप लोग, 15 15 225 होता है, बस आंसर आ गया, 225 जूल, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा दे के रखा है। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो बस यही चीज है, ये एक अदिश राशि है, अपन ने देख लिया था ना, कार्य है ना, क्या 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 देखा था हमने, समय, कार्य, समय और ऊर्जा, हाँ, कार्य समय और ऊर्जा, और देखा था ताप दाब द्रव्यमान और आयतन और विद्युत धारा, यही सब अपन ने देखे थे। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है,
किलो जूल, देखो किलो का मतलब मैंने आपको बताया ही है 1000 होता है, ठीक है। अब ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, इतने सारे रूप हैं ऊर्जा के। अब कौन सी ऊर्जा कब किस में कन्वर्ट होती है, ये आप थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि जुकाम होने वाला। ठीक है, तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, अभी अपन देख रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या करेगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक, है ना, कोई भी मतलब कोई भी वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना, उनके योग को अपन क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ठीक है ना। ठीक है, फिर अपनी गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो, जैसे कि क्रिकेट की बॉल हो गई, बहता हुआ पानी, ये सब गतिज ऊर्जा के, है ना। गतिज ऊर्जा का समीकरण अपन को फाइंड नहीं करना है, अपन को सीधा याद करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास और वी वेलोसिटी, ठीक है ना, ये ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप निकाल लेना। ये उदाहरण देख रखा है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो द्रव्यमान कितना है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर है अपना काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया हाफ एम कितना भाई साहब 15 है, और ये वी कितना है 4 है, तो 4 चौको 16 हो गया, है ना। तो इससे काटा 8 बार, और 15 अट्ठे कितने होते हैं 120 होते हैं ना, ये 120 हो गया। और यूनिट जो भी है किलोग्राम की यूनिट किलोग्राम में रख दो, इसकी यूनिट वैसे तो अपन को रखना ही नहीं है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। इसी तरीके से स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब हाइट के कारण या ऊंचाई के कारण, जैसे कि बांध में अगर अपन पानी जमा करते हैं तो कितनी स्पीड से निकलता है। तो जब भी हमारी जो हाइडल एनर्जी होती है ना, जल संयंत्र होते हैं, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, तो सबसे पहले तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी भाई, पानी रुका हुआ पानी आएगा ना हाइट के कारण। फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ, वो जो काइनेटिक एनर्जी पहिए को घुमाएगी, है ना, घुमाएगी ना, पहिए पे पड़ेगा ना पानी, तो वहाँ पे घूमेगा, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। इसी तरीके से स्प्रिंग, स्प्रिंग को अपन ने दबा दिया, उसमें क्लिप लगा दी, तो वो क्या हो गई, अभी उसमें एनर्जी है। फिर जैसे अपन बंदूक चलाते हैं ना, तो वो खिलौना रहते हैं, तो अपन ऐसे दबाते हैं, स्प्रिंग दबती है, फिर ऐसे ही छोड़ते हैं, खट से गोली बाहर आ जाती है, ठीक। धनुष की डोरी, डोरी को खींच लिया, यानी कि उसमें अपन ने स्थितिज एनर्जी लगा दी, जैसे ही छोड़े निकल गई। तो ये होते हैं, ये अब स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है अपना, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है एम जी एच, ठीक है। चीज़ें ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देख रखा है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये है भाई, एम 10 है, एच 6 है, 10, और ग्रेविटी का मान भी अपन को 10 रखना है, ये 6 है, तो 10 600 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा अपन को कर रहा, ऊर्जा का रूपांतरण, ये भी आईएमपी टॉपिक है, कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा। तो आप देखेंगे जो बिजली घर होता है, वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ना। तापीय जो घर होता है, तो कोयला होता है, कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है, वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और फिर गतिज और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। गतिज ऊर्जा में क्यों परिवर्तित होगी, कि वो टरबाइन लगा रहता है ना, टरबाइन होता है ऐसा एक पंखा, उसे बोलते हैं टरबाइन। तो कोई भी चीज़ है, गैस, गैस पटको इस पे, इसके फिन पे, या फिर पानी पटको, तो ये क्या करेगा, टरबाइन होता है रोटेट, टरबाइन रोटेट होता है, तो यहाँ पे एक लगी रहती है शाफ्ट, है ना, उस वो, और फिर वो कनेक्ट होती है जनरेटर से, तो वहाँ पे चुम्बक लगी रहती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, करंट बन जाता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम पता ही है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो, ठीक है। फ्री फॉल आपको पता ही है भाई साहब, है ना, ऊपर से गिर रही है, कोई भी उसमें वो लग नहीं रहा, है ना, बल, तो पढ़ लेना। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है भाई, W/T, ऐसा ही यूनिट इसकी हो गई वॉट, ठीक है, जूल पर सेकंड या वॉट बोल देंगे, ये हो गया। फिर क्या है भाई साहब, ये बोल रहा है, उदाहरण देख लो इसका, एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, तो इसकी शक्ति है। तो देखो, अपन ने पढ़ा है पावर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, दर, तो W कितना भाई साहब 20 जूल है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, तो 4 वॉट। कितना आसान है, बस पता तो होना चाहिए, रिलेशन तो पता हो तब तो आएंगे ना यार। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक पता है, जूल जो है वो तो छोटा मात्रक है, लेकिन ये सुविधाजनक नहीं है उपयोग के लिए, तो अपन किलोवाट घंटा का यूज़ करते हैं। और ये कितना होता है, अभी अपन ने निकाला था
कितना है यहाँ पे निकालें, ये देखो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, देखो 1 किलो वॉट आवर, है ना। तो 1 किलो का मतलब हो गया 1000, है ना। 1 किलो का मतलब हो गया 1000, वॉट का मतलब वॉट, 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड। इनका गुणा कर दोगे तो इतने जूल आ जाएगा। फिर यहाँ से अपन इसको पॉइंट में ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे अपन, तो 1 2 3 4 5 6 10⁻6 जूल। ये क्या होता है, 1 यूनिट होती है। जो हमारे घर में आता है ना 7-8 रुपये यूनिट बिल लगता है, वो यही है 1 यूनिट, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बहुत IMP है, वेरी फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का और हर एक चीज़ का, कि भाई 60 वॉट का एक बल्ब है, बल्ब लगा हुआ है 60 वॉट का, 6 घंटे अपन दिन में उपयोग कर रहे हैं, तो कितनी एक बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों की परिकल्पना करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि बल्ब की शक्ति कितनी है, 60 वॉट है, ठीक है ना, 60 वॉट है। फिर इसके बाद समय कितना है, 6 आवर है। कितना आवर है, तो अपन को किस में निकालना है, मान के चलो किलोवाट आवर ही है ना, अपनी व्यवसायिक यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो ये वॉट है, तो इसको सबसे पहले तो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया किलोवाट में। आवर में ये देख ही रखा है, हमें पता है क्या, पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है भैया किलोवाट आवर में आना चाहिए आंसर, है ना। तो शक्ति दे के रखी है 0.06, ठीक है ना, और टाइम कितना दे के रखा है 6 आवर, तो W निकल के आ गया कितना, 36 पॉइंट में, ये 36 यूनिट आपका आंसर आ गया। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, है ना, एनर्जी, एनर्जी, वर्क और एनर्जी एक ही बात है, ठीक है ना। तो वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल होती है ना, ठीक है, बस वही लग के अपन को आंसर निकालना कि कितनी एनर्जी की खपत हुई आपकी, 0.36 यूनिट खर्च हो गई अगर आप 60 वाट के बल्ब को 6 घंटे जला, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है अपना ध्वनि, है ना, क्लियर है। तो थोड़ा सा 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, अब लास्ट चैप्टर आ गया हमारा, ध्वनि साउंड। ये बहुत IMP है, इससे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रबलता, तारत्व वगैरह करके, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखना आप लोग, है ना। तो लास्ट चैप्टर है, तो इसको हम टाइम कितना हो गया वैसे, अभी तो 1.5 घंटे भी नहीं हुए, आराम से 2 घंटे से पहले ही अपना पूरा मतलब कि 11वीं की फिजिक्स कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्पीड में भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब हाँ दीजिए, वहाँ की अपन लाइव क्लास में अपन ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन उनसे पहले पढ़ना ज़रूरी है ना। अरे ठीक है, देखो ध्वनि क्या है, ध्वनि भी एक ऊर्जा ही है ना, साउंड एनर्जी है, जो कि तरंगों के रूप में संचारित होती है। जो ध्वनि है ना, वो हमारी एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग मतलब, है ना, जो हमारी ऐसे ऐसे चलती है, मतलब इस तरीके से चलती है, ठीक है ना, आगे पीछे माध्यम में कोई जो कण है ना, ये हमारे आगे पीछे ऐसे चलेंगे, है ना, ये ऐसे चलती है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, ध्वनि की तरंग है, मतलब ऐसे आगे आगे पीछे पीछे होकर चलेंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंगें कैसे चलती हैं, ऐसे चलती, ठीक है ना, ऐसे करके, मतलब ऊपर नीचे होंगी इस तरीके से, ये होती है अनुप्रस्थ, ठीक है ना। हमारी ये जो है ना ये इस तरीके से चलती है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा ना वो बजाते थे पुरानी फिल्म में, है ना, वही वही उसी टाइप का, आप मुझे नाम नहीं पता उसका, बैंजो बोलते हैं क्या बोलते हैं, है ना भगवान जाने। तो उसको, है ना, उस तरीके से ये चलती हैं, अभी अपन देखेंगे डायग्राम में। और ये उत्पन्न कैसे होंगी, जब भी कहीं पे वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तो ध्वनि तरंगें हमारी उत्पन्न हो जाएंगी। बैटरी देख लेता हूँ कितनी बची है, ठीक है, अभी 27% है, आराम से चलेगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, अभी ध्वनि का अपन को देखना है, कान की संरचना देख लेंगे थोड़ी सी, श्रव्यता के परिसर देख लेंगे अपन, ध्वनि का परिवर्तन, ये जो प्रतिध्वनि, अनुरणन, फिर इसके लक्षण देखेंगे, तरंगधर, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, वेग, इसके बारे में जानेंगे, यही सब इस चैप्टर में पढ़ना है ना। और इनके रिलेशन देखने हैं, अनुप्रयोग देखने हैं, तो ये सब तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, है ना। तो अभी आप देखोगे कि ध्वनि क्या है, जब भी कहीं पे कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है इस पे, ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है ये आपको यहाँ पे बता दिया है, ड्रम बजा दो ना, ड्रम में वाइब्रेशन होगा, हमारे यहाँ वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगा, तो ध्वनि उत्पन्न होगी। ये ध्वनि को उत्पन्न कर दिए इन्होंने वेरियस सोर्सेज से, आप इसको पढ़ लेना, पढ़ना हो तो बाकी थोड़ी ना आपको ये इतना, ठीक है। अभी देखो ये हमारी जो ध्वनि तरंग है ना, ये हमेशा ना किसी ना किसी माध्यम से होकर ही चलती हैं, है ना। तो ये चाहे ठोस, द्रव, गैस, क्योंकि ये क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग जो भी होती है ना, अनुदैर्घ्य तरंग
अनुदैर्घ्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो उसी को तो, उसके ही तो जो कण होंगे उन्हीं को तो वो डिस्प्लेस करेगी। अभी आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जितना ज़्यादा घनत्व वाला माध्यम होगा उतनी ही स्पीड ज़्यादा होगी साउंड की। जैसे कि सॉलिड में ज़्यादा होगी, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम गैसेस में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी में होगी साउंड की? सॉलिड में। सॉलिड में अब सबसे ज़्यादा सॉलिड कौन है? डायमंड। तो डायमंड में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी कि नहीं होगी? आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो ठीक है, आ रही हो तो एडजस्ट करो, ठीक। तो अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। ये है, इस तरीके से चलती है। देखो ये दिख रही ना, ऐसे 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 चल रही है। जैसे स्प्रिंग देखते हैं ना आप लोग, ये स्प्रिंग को खींचा और ये ऐसे ऐसे होगी। मतलब वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? ऐसे ही ऐसे होते हैं ना वाइब्रेशन, तो वही है संपीड़न और विरलन। मतलब संपीड़न मतलब कि दबना, विरलन मतलब खींचना, दबाना खींचना, दबाना खींचना, इस तरीके से चलती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये दब गया मतलब घनत्व ज़्यादा हो गया, ये फैल गया मतलब घनत्व कम हो गया। तो ऐसे करके हमारी जो ध्वनि तरंगें हैं वो चलती है, ठीक है ना। कहीं पे उच्च दाब, कहीं पे निम्न दाब बनाते हैं। तो कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि ध्वनि अनुप्रस्थ तरंगें माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, ठोस द्रव गैस में चलती हैं, ठोसों में सबसे तेज ज़्यादा गति होती है। दिख रहा है ना, ये क्या है? यांत्रिक तरंगें हैं, और यांत्रिक में भी कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, सॉरी अनुदैर्घ्य। और ये निर्वात में नहीं चल सकती, मतलब निर्वात मतलब जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा वहाँ पे ये नहीं चलती हैं, क्लियर। तो ये आप इसको बता सकते हैं। ध्वनि तरंगें क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। वह तरंग जिसके माध्यम के कण आगे पीछे, ये देखो यहाँ पर अच्छे से डेफिनेशन दे के रखी है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे, माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग की गति करती है। देखो ऐसे 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 कर खींच को चलता ना, खींच ऐसे, उस तरीके से। तो है ना, तो इसी तरीके से ये काम करती है, समझ रहे हो आप लोग। ये देखो, ये दिख रही ना, ऐसे 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 करके ये आगे बढ़ेगी। ये अनुदैर्घ्य तरंग हो गई, हॉरिजॉन्टल में चलेंगी हमेशा। और ये अगर वर्टिकल में चल रही है तो ये कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगें। इनमें कौन सी? लाइट वाइट आ जाती है, लाइट एनर्जी वगैरह, है ना। अभी अपन इसके कुछ लक्षण पढ़ते हैं, ये लक्षण बहुत आईएमपी हैं। अभी लक्षण क्या बोलते हैं भाई? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, और ये तरंग का वेग। तो इसमें आप लोग ये दो चीज़ देखोगे सबसे पहले। एक तो आपको पता चलेगा शिखर, श्रृंग, या फिर इसी को अपन बोलते हैं क्रेस्ट। एक होता है विरलन, को गर्त बोलते हैं, यानी कि थ्रू बोलेंगे। ये क्या होता है भाई? देखना। संपीड़न जो होगा वो अधिक घनत्व का क्षेत्र होगा, और विरलन होगा वो कम घनत्व का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये अधिक घनत्व है, ये संपीड़न होगा। ये विरलन होगा, ये संपीड़न होगा, ये विरलन होगा। यहाँ घनत्व क्या है? ज़्यादा है, यहाँ घनत्व कम है, ये लिखा भी है नीचे, ठीक है। श्रृंग क्या होगी? ये जो ऊपर वाला होता है ना, सबसे ज़्यादा घनत्व जहाँ पे होता है वो श्रृंग होता है। सबसे कम घनत्व जहाँ पे होता है वो क्या होता है? गर्त होता है। ये औसत घनत्व है, ये घनत्व ऐसे बढ़ रहा, ठीक। अभी अपन आगे आएंगे, ये क्या बोल रहा भैया? बस थोड़ा बहुत और रहा है यार, कर लो। तरंग दैर्घ्य क्या होती है भाई? देखो इस डायग्राम से अपन समझते हैं। देखो दो जो होते हैं ना, दो सुरंगों या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी, ये दो दो सुरंग हैं, इनके बीच की जो दूरी होगी इसे अपन क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, ठीक है। और इसके दो तीन चार एग्जाम्पल हैं। दो क्रमागत, संपीड़न, विरलन के बीच की दूरी है ना, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूरी को हमेशा तरंग दैर्घ्य को लेमडा लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति ये होती है भाई, एक सेकंड में, जैसे कि ये मेरा एक सेकंड है, एक सेकंड में ये कितनी बार ऐसे ऐसे हुई, है ना। मतलब कितने इसने ये किए, कितने मतलब दोलन कंप्लीट करे इसने, अपन कह सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि किसी एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों और विरलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात? या फिर अपन बोलेंगे कि किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को कंपन करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एक सेकंड में ऐसे कितने ये हुए हैं, है ना, ठीक है। तो वो होगी उसकी आवृत्ति। जैसे कि इसमें तीन ही हुए तो इसकी आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को काय में डिनोट करते हैं? हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? ओ भाई साहब, फ्रीक्वेंसी की यूनिट की होती है हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य की यूनिट होती है क्या? मीटर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। एसआई यूनिट होती है। और इसको फ्रीक्वेंसी को काय से डिनोट करते हैं? न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू न्यू, वी को मोड़ देते हैं न्यू, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज क्या होता है? 1000 हर्ट्ज। हाँ, हर्ट्ज की एक यूनिट भी होती है, एक सेकंड में कितने कंपन, जैसे कि न्यू इक्वल टू होता है 1/t। ध्यान देना इस चीज़,
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको अभी काम आएंगी। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगता है, मतलब एक कंपन हुआ उसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है, उसे अपन बोलेंगे टाइम पीरियड, है ना। या फिर दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के गुजरने में जो भी टाइम लगा है उसे अपन क्या बोलेंगे, आवर्तकाल बोलेंगे। जैसे कि जैसे ये दिख रही ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है उसे अपन बोलेंगे आवर्तकाल, टाइम पीरियड। इसको अपन डिनोट करते हैं, वही अभी अपन ने देख लिया, न्यू आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है ये, है ना। ये मत देखना, है ना। अब टाइम की यूनिट क्या होती है भाई, टाइम की यूनिट होती है भाई सब सेकंड, पता ही है। आयाम एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड वही किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति से दोनों तरफ अधिकतम विस्थापन, मतलब ये माध्यम के कण है, ये अधिकतम कितना विस्थापित हो रहा है, ये विस्थापित हो रहा है, तो ये जो विस्थापन है ना इसे अपन एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसकी यूनिट भी मीटर होगी, है ना। ध्वनि से तारतम्य, प्रबलता तथा गुणता जैसे अभिलक्षण भी पाए जाते हैं। तारतम्य क्या होता है, ध्वनि का तारतम्य ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा तारतम्य होता है। तारतम्य मतलब पिच, कम आवृत्ति होगी तो कम तारतम्य होगा। जैसे जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, श्रिल होती है, मतलब तीक्ष्ण होती है, बिल्कुल अंदर तक घुसती है। बच्चों की तो और अंदर तक घुसती है, रोते हैं ना, तो उसका क्या होता है, तारतम्य ज़्यादा होती है, मतलब पिच क्या होगी उनकी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जबकि पुरुषों की आवाज़ क्या होती है भाई, बहुत मोटी 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 होती है, ये नहीं घुसती, और ये इनकी पतली आवाज़ होती है, आराम से घुसती है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो तारतम्य कम होने से अपनी आवाज़ क्या होती है, सपाट होती है, ज़्यादा मतलब चुभती नहीं है। अब बोलोगे कि मतलब लड़की की आवाज़ चुभती है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत मीठी आवाज़ रहती है ना। तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है, जो औरतों की जो आवाज़ है ना, तीक्ष्ण श्रिल, है ना, उसका तारतम्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि पुरुषों की आवाज़ आवाज़ का जो तारतम्य होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। निम्न तारतम्य मतलब कम आवृत्ति, ज़्यादा तारतम्य मतलब ज़्यादा आवृत्ति। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निम्न तारतम्य यानी कि ये देखो ये, है ना, और ये ज़्यादा तारतम्य, ठीक है। प्रबलता क्या होगी भाई, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम समय अभी बताया था ना, एम्पलीट्यूड, ये देखो ये एम्पलीट्यूड है, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड की है, ये प्रबलता ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा पावरफुल होगी, और ये कम है, समझ रहे हो। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। एक सेकंड यार, ये लैपटॉप बंद ना हो जाए, 20% चलो, है ना। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्यान रखना, इन चीज़ों को, पॉइंटों को याद करना है। कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को क्या कहते हैं, प्रबलता, मतलब प्रति सेकंड कितनी अपनी पहुंच रही है, वो क्या होगी, हमारी प्रबलता होगी। प्रबल ध्वनि क्या होगी भाई, ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा आयाम, ज़्यादा आयाम ज़्यादा ऊर्जा। मृदु ध्वनि मतलब सॉफ्ट, कम ऊर्जा कम आयाम, इसका आयाम कम रहेगा। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। अभी भाई ये प्रबलता की यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है, ठीक है। मृदु ध्वनि यानी ये छोटा 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 एम्पलीट्यूड, कम एम्पलीट्यूड। प्रबल ध्वनि मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड, यानी कि मेल्स होंगे उनकी ध्वनि होगी प्रबल, ये मृदु ध्वनि किसकी होगी, फीमेल्स। गुणता टिम्बर, किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आकृति पर निर्भर करती है। यह संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है ना। यह हमें समान तारतम्य तथा प्रबलता की ध्वनियों के बीच में अंतर बताती है, ठीक है ना। जब भी ध्वनियों के बीच में अंतर करना होगा तो हमें उनका टिम्बर पता होना चाहिए। टोन क्या होती है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, मतलब एक सिंगल आवृत्ति की ध्वनि टोन होती है। स्वर क्या होते हैं, नोट, अनेक ध्वनियों को मिश्रण को स्वर कहते हैं। शोर क्या होता है, जो कानों को सुनने को अच्छा नहीं लगता उसे शोर बोलेंगे। संगीत क्या होगा, सुनने में सुखद होता है, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। तरंग का वेग क्या होता है, आपको पता ही है, तरंग का वेग होगा वेलोसिटी, और दूरी, दूरी को अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं, टाइम को, ये हो गया, ठीक है ना। अभी इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं अपन वेग को, देखो आपको पता है 1/t क्या होता है हमारा, देखो ये वेग है, वेग यानी कैपिटल वी ऐसे बना रहा हूँ, ये लैम्डा, और 1/t क्या होता है, न्यू होता है। तो मतलब अगर हम पूछें आपसे, सॉरी नीचे क्यों आएगा ये, 1/t है ना, तो ये ऊपर आएगा न्यू, है ना। तो ये अगर कोई पूछे कि वेग क्या होता है, तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति का गुणा होता है ना। इस पे ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको, है ना, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इतनी फ्रीक्वेंसी है तो आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल इतना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना, तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये बनाया है ना, कि आवर्तकाल 0.053 है तो आवृत्ति क्या होगी। तो आपको पता है आवृत्ति न्यू इक्वल टू होता है ना, न्यू इक्वल टू 1/t होता। तो आपको पता है, तो 1/t कर दोगे, आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्ज निकल के, ठीक है ना, ये सॉल्व किया।
विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, वेरी आईएमपी टॉपिक, फिर से अगेन बहुत आईएमपी। थोड़ी सी आवाज़ कम आए तो आवाज़ तेज करके सुन लेना आप लोग, मुझे लग रहा है कि पंखे की वजह से मेरी आवाज़ भी कम है ना। तो आपको पता है कि ध्वनि को भाई कोई ना माध्यम चाहिए चलने के लिए, तो ठोसों में इनकी ध्वनि सबसे तेज होती है ना। ध्वनि का चाल तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ती है, हर एक पॉइंट क्या है आपके लिए वेरी आईएमपी है ना। जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है ना तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे कि मान के चलो गर्मियों के टाइम पे हवा में मतलब कि वो रहता है तो ध्वनि की चाल कम रहती है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे चाल ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज है, प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि की चाल तो आपको पता ही है कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड, जो कि वायु में। मतलब अभी यहाँ पर देख लो, दो तीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे कितनी चाल है। ये क्वेश्चन आता है कि किस में कितनी चाल है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो एयर होगी, एयर यानी कि हवा में जो ध्वनि की चाल होगी वो होगी आपकी 344 मीटर पर सेकंड। फिर इसके अलावा आपका वाटर होगा, वाटर मतलब पानी में आपकी जो चाल होगी वो होगी आपकी 1480 यूनिट, वही लिख लेना। फिर मरकरी मतलब कि Hg, मरक्यूरी है ना, मरकरी में आपकी चाल होगी 1452 है ना, मरकरी में पानी से कम चाल होगी। ग्लास है ना, यानी कि कांच, ग्लास में आपकी चाल होगी 5000 मीटर पर सेकंड। और फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन और डायमंड, फिर इसके बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर आएगा आपका आयरन और फिर आएगा आपका डायमंड। डायमंड में होती है सबसे ज़्यादा डायमंड में आपकी जो चाल होगी वो होगी 12,000 है ना। ये जो ग्लास, एल्यूमिनियम और ये आयरन है ना, तीनों में 5,000 होती है, ठीक है ना, सभी में सेम होती है। तो ये चाल आप लोग देखेंगे। ये देख रहा है आपको सोनिक बूम से जो ध्वनि का बूम है ना, जब भी कोई वो चलता है ना तो पीछे एकदम वो गुब्बारे टाइप निकल जाता है, उसे बोलते हैं सोनिक बूम। तो कुछ वायुयान गोलियों में रॉकेट क्या होते हैं ना, सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं, है ना। तो सुपरसोनिक अभी अपन देखेंगे, जो कि मतलब कि साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा हो। तो पराध्वनि का तात्पर्य उस चाल से जो ध्वनि की चाल से तेज या ज़्यादा होती है, ठीक है, ये वही चीज़ बोले हैं। ये वायु में बहुत तेज़ी से आवाज़ पैदा करते हैं, जो जिन्हें प्रघाती तरंगें कहते हैं। प्रघाती मतलब वही सोनिक। तो एक शोर है ना, और यह ज़बरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो खिड़कियों के शीशे वगैरह तोड़ देता है ना। आप लोगों ने देखा ना कहीं पे बम फटता है तो वो आवाज़ के कारण वो हिल वाइब्रेशन होता है, वही उसी तरीके से होता है इनका भी। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ध्वनि ऐसा नहीं परावर्तित टकरा के वापस आ जाती है, तो ये ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है। इसमें दो तीन चीज़ें होती है, एक इको होता है, वो होता है ना, किरण किरण किरण, आई लव यू चिल्लाता ना उधर जंगल में, तो वही चीज़ है, उसे बोलते हैं इको, है ना। ध्वनि परावर्तन के कारण दोहराव यानी पुनः पुनः सुनाव देना, इसे अपन बोलते हैं ध्वनि का इको। हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकंड का समय अंतराल हो। मतलब 0.1 सेकंड रहता है वो, जो आपको किरण 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 ऐसे करके, ठीक है ना। प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह जैसे ईंट की दीवार आदि से, या फिर है ना मुलायम सतह जो होती है वो अवशोषित कर ली, मतलब कठोर सतह से टकराएगी तो ध्वनि होगी। अभी आपको ये एक चीज़ बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि यानी इको को न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रतिध्वनि जब कभी भी प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितनी, 34.4 मीटर, ठीक है। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ये कैसे निकाली अपन ने, ऐसे निकाली है। कैसे निकाली, देखो समय 0.1 सेकंड होना चाहिए बस, तो 0.1 है ना, और दूरी आप निकाल दोगे ये चाल वाले फॉर्मूले से। अतः श्रोता तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस। देखो मेन चीज़ क्या है, ये हम कब सुन पाएंगे, देखो ये श्रोता है और ये मान के चलो कोई ठोस सतह है, तो यहाँ से आवाज़ जाएगी, यहाँ से वापस आएगी, तो टोटल दूरी हो गई जाने और आने की, मतलब कि जाने की भी और आने की भी टोटल हो गई 34.4, है ना। तभी तो हम सुन पाएंगे, ये इतनी दूरी होगी तो। लेकिन मतलब इसका तात्पर्य एक ये भी हुआ कि श्रोता और इसके बीच की दूरी होनी चाहिए 17.2, समझ रहे हो ना। मतलब दूरी दोनों के बीच की इतनी है, लेकिन सुन कब पाएंगे जब, है ना। तो इस तरीके से बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज़, है ना, ये सब बार बार ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। अनुरणन क्या होता है, अनुरणन, आप लोगों ने अभी नए नए एक गाने आते हैं कुछ कुछ, है ना, तो उन्हें रिवर्ब लिखा रहता है, रिवर्ब। अभी मैं भी कल से एक गाना बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। कौन सा गाना है वो, तो यार
तो रामा रामा आनंद रमणा, ये वाला जो गाना है तो इसको रिवर्ब करके गाया। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे गाने हैं जिनको रिवर्ब किया गया है ना। स्लोडी और रिवर्ब किया गया। रिवर्ब मतलब ये है कि मतलब बार बार उसको वो किया गया है ना। मतलब किसी एक तरीके से अपन कह सकते हैं, यहाँ पर देखो बार बार परावर्तित किया है किसी बड़े हॉल में, हॉल की दीवारों, छत या फर्श से बार बार परावर्तन के कारण जो ध्वनि का स्थायित्व जो होता है ना, यानी कि ध्वनि का बना रहना अनुरणन कहलाता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी आवाज़ अपन को डबल डबल आ जाती है तो फिर अपन को भ्रामक स्थिति आ जाती है। और अनुरणन को अपन कम कैसे कर सकते हैं, जो आपने देखा है ना कमरे में वो जब भी ऑनलाइन क्लास लगे रहते हैं तो ब्लैक कलर के वो लगे रहते हैं, वो ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो फाइबर के बोर्ड वगैरह, पैनल वगैरह लगाए जाते हैं, पर्दे वगैरह लगा दो, फर्श पे कालीन बिछा दो, कमरे में बहुत सारा सामान भर दो, इस तरीके से। तो प्रतिध्वनि अनुरणन में अंतरण समझ में आ गया आप लोगों को, इसको आप कर देंगे। ध्वनि के परावर्तन के उपयोग मेगाफोन, है ना, ये इतनी जगह ये तो आप पढ़ ही लोगे। स्टेथोस्कोप वो सुनते हैं ना कान में ना, मेगाफोन वो बोलता है वो। फिर ध्वनि साउंड बोर्ड, अब कुछ है नहीं, हाँ ये है ना अभी मस्त मज़ेदार चीज़। हाँ जी श्रव्यता के परिसर, ये एक और आईएमपी टॉपिक बचा हुआ है कि श्रव्यता का परिसर। देखो मनुष्य में श्रव्यता का परिसर, हम कहाँ से कहाँ तक की ध्वनि सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20 से लेकर के आइए 20 किलो हर्ट्ज है ना, ये कितना 20 ही हर्ट्ज दिख रखा है, ये एक और जीरो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो ये है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज की ध्वनि भी सुन लेते हैं, मतलब कि इससे भी ज़्यादा, है ना, इससे भी ज़्यादा ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा हर्ट्ज होगी उतनी ही छोटी ध्वनि होगी। तो 20 हर्ट्ज से कम हर्ट्ज कम की जो ध्वनि होंगी उन्हें बोलेंगे अपन अपश्रव, यानी इंफ्रासोनिक, मतलब इंफ्रासोनिक मतलब बहुत कम उनकी वो होगी, है ना। कंपन करता हुआ सरल लोलक अपश्रव्य ध्वनि करता है ना। गेंडे 5 हर्ट्ज की आवृत्ति से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। हाथी तथा वेल अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, अपश्रव्य ध्वनि होगी 20 हर्ट्ज से कम की। ठीक है, 20 हर्ट्ज से आ, हम तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज सुन पाते हैं, लेकिन जो 20 किलो हर्ट्ज से जो ध्वनि होंगी ना वो होंगी अल्ट्रासोनिक, यानी पराश्रव्य। देखो 3 ध्वनि होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक होती है अवश्रव्य, एक होती है श्रव्य, है ना, और एक होती है पराश्रव्य, है ना, पराश्रव्य, है ना। अरे क्या कहाँ क्या देखो अभी यहाँ पर अब श्रव्य ध्वनियाँ तो होंगी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, है ना। अब ये तो होंगी कहाँ से लेके 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। इससे कम होंगी अपश्रव्य, इससे ज़्यादा होंगी पराश्रव्य, बस इतना ही। ठीक है, कुत्ते चूहे पराध्वनि उत्पन्न कर लेते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, मोरपॉइज, ये ध्यान रखना है। चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है, पराश्रव्य। ठीक है, श्रव्य सहायक युक्ति को कान में लगाते हैं, उसे श्रव्य सहायक युक्ति बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम सुनने वालों को वो क्या करते हैं, उसकी वो एम्पलीफाई कर देता है उसकी आवाज़ को, और फिर वो साफ साफ सुनाई देता है। ये कुछ इसके एक्सपेरिमेंट हैं, आप देख पाएंगे। जैसे ईसीजी होता है ना, है ना, जैसे यकृत पित्ताशय की जांच करते हैं अपन, वो सोनोग्राफी अपन करते हैं वो, है ना। फिर ईसीजी, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, कार्डियोग्राफी होती है जो हार्ट वार्ट के जिसको अपन नापते हैं, वो भी साउंड वेव से उसमें जाती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो भी, जिससे अपन गुर्दे पथरी वगैरह पता कर लेते हैं। सोनार, सोनार आपने सुना होगा ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसमें क्या करता है वो, मतलब जहाज से निकालता है ध्वनि, ये जहाज से एक साउंड निकाला, यहाँ पर कोई चीज़ होगी तो उससे वो टकराएगी और वापस लौट के आ जाएगी, मतलब प्रेस, ये होता है सेंडर, ये होता है रिसीवर, है ना, और पता कर लेता है कि ये कितना क्या है, कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि ये कैसे इसमें किया हुआ है। फिर अपन कर्ण की संरचना पढ़ेंगे थोड़ा सा। कान ना, कान ये है वही सब कान, ये बाहर का कर्ण पल्लव है, ये श्रव्य नलिका है ना, ये मुखदरक निहाई, इसको थोड़ा सा आप लोग कान की संरचना देख लेना, कान कैसे कैसे बना रहता है। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, उसका कोई नाम बताएगा क्या, है ना, नाम कमेंट में करना कि कान में सबसे छोटी, ये थोड़ा सा वो है थ्योरी है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। तो अपन ने 11th क्लास की पूरी अपन ने कवर कर ली है एनसीईआरटी। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अपन ने कुछ फॉर्मूले देखे हैं, जैसे कि सबसे पहला गति का जो चैप्टर था, उसमें हमने फॉर्मूले देखे थे, ये तीन फार्मूले देखे थे गति के समीकरण के,
है ना। फिर इसके अलावा हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझी थी, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, सदिश, अदिश, ये ग्राफ समझे थे। फिर इसके अलावा हमने अगला जो चैप्टर हमारा आया था, न्यूमेरिकल्स भी करे थे, है ना, बल और गति के नियम। तो बल क्या होता है, जड़त्व, इसके लिए हमने फॉर्मूला वगैरह, है ना, ये सब देखा था। फिर अगला जो चैप्टर हमारा आया था वो कौन सा था हमारा, संवेग वगैरह देखा था। इसी में हमने संवेग संरक्षण का नियम देखा था, है ना। गुरुत्वाकर्षण में अपन ने ये ग्रेविटी और ये सब देखे थे, इनके बीच में रिलेशन याद कर लेना, ये आएगा, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या संबंध रहता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे हमने। तो दोस्तों क्या रहता ना, ये अभी अपन ने पढ़ लिया, 2 घंटे में अपना पूरा कवर हो गया। 2 घंटे की एक और क्लास में आपकी 10th की एनसीईआरटी की फिजिक्स कवर हो जाएगी। फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आपके 10 नंबर से ऊपर की फिजिक्स आती है, सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में फिजिक्स ही आती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट लगाए हैं, और बाकी बाद में मैं आपको इसके फॉर्मूले लिखवा दूंगा। जिस दिन मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, उस दिन फॉर्मूले लेके आऊँगा आईएमपी, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख वैकेंसी है। तो साइंस जो है ना, साइंस आपका एक बिल्कुल निर्णायक रोल निभाने वाला है। जो साइंस में पूरे 25 में से 25 मारेगा उसका सिलेक्शन होगा, है ना। बाकी आप मैथ में मार लोगे, रीजनिंग में मार लोगे, साइंस में भी मार लोगे, तो श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, एग्जामिन, है ना, रेलवे ग्रुप डी ऐसे करके एक ग्रुप बना हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और बाकी और 2 ग्रुप भी है अपने चैनल के नाम से, एग्जामिन सुरेश मालविया सर और सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप, तो उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और अच्छे से पढ़िए। 2 घंटे में आपकी ये कवर हो गई, 2 घंटे में 10th की कवर हो जाएगी, मस्त 4 घंटे में पूरी फिजिक्स कवर। और फिर अपन ऐसे ही करके 3-4 क्लास में ख़त्म कर देंगे पूरी साइंस को, है ना। और फिर 25 नंबर की गारंटी अपनी, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, साउंड वाउंड के साथ कर लेना। आप अगर आप बोलोगे लाइव क्लास का तो अपन लाइव की भी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वंदे मातरम।